तो चलो बेटा आज का टॉपिक शुरू करता हूँ। एक नया इस यूनिट का थर्ड लेक्चर जो होगा आपका बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर नंबर 9, इसको देखते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कवर करता है आपका बायोलॉजी एज वेल एज दो क्वेश्चन लगभग आपके केमिस्ट्री में आते हैं। जैसे कि इस साल आया था लाइसिन वाली कहानी, आपको बायो में पढ़ाएगा तो वहाँ भी क्वेश्चन आपके काम में आ गया था। चलें उसी तरह से आपको हम यहाँ दिखाते हैं बेटा बायोमॉलिक्यूल एक रैपिड रिवीजन करेंगे। मेन टॉपिक जो मेन लाइन होगा वही आप देखते चलेंगे। थोड़ा सा स्पीड जो रिवीजन है ही क्विक तो थोड़ा फास्ट रहेगा, ध्यान देंगे। चलें मेन लाइन देखते चलेंगे। और आपको पहले बताया हूँ ये रिवीजन किया करें, पहले से जो चीज़ें पढ़ाई गई आपको क्लास में उसको अच्छे से एक बार देख ले, पलट ले कम से कम, जिससे आपको जल्दी कोई चीज़ बेटा ग्रैस्प हो, ध्यान देंगे। चलें शुरू करता हूँ। इसमें अगर देखा जाए तो कुछ यहाँ बगल में समरी दे रखा है, हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, कैसे पता करेंगे केमिकल कंपोजिशन क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी। एक जस्ट आपको दिया है क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, बायो माइक्रोमॉलिक्यूल क्या है, प्रोटीन क्या है, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ेंगे, फिर नेचर ऑफ बॉन्ड, लिंकिंग मोनोमर, ये सब करके लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग एंजाइम्स। तो ऐसे करके हम लोग बेटा पूरा टॉपिक कवर करेंगे। आते पहले पैराग्राफ में जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट है बायोमॉलिक्यूल का। आपको मैं बता दूँ, आप पढ़ते जाएंगे बायोमॉलिक्यूल तो आपको ये पूरा पैराग्राफ जो फर्स्ट वाला है ये रहेगा लगभग बकवास। लेकिन एक चीज़ चूँकि डिफिनीशन बायोमॉलिक्यूल का आपको भी यहाँ नहीं मिलेगा, ये मिलेगा बेटा आगे। इन्होंने दे रखा है जरूर यहाँ पे देखें, लेकिन डिफिनीशन आप खोजते रहते हो बायोमॉलिक्यूल के, आपके इधर इस पे मिलता ही नहीं। तो बायो मतलब होता है जस्ट लिविंग, और मॉलिक्यूल का मतलब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जो हम लोग लिविंग बॉडी से ऑब्टेन करें, दैट इज कॉल्ड एज बायोमॉलिक्यूल। तो ऑल द कार्बन कंपाउंड जानते रहेंगे, ऑल द कार्बन कंपाउंड ये है क्या डिफिनीशन, ऑल द carbon compound obtained from living organism called as biomolecule। ये डिफिनीशन हमने बताया, एकदम सिंपलेस्ट वे है। ऑल द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल द कार्बन कंपाउंड that obtained from living organism called as biomolecule, this is the actual definition of biomolecule। तो यहाँ पे ध्यान देना है बेटा, बायो मतलब लिविंग बॉडी से ऐसे मॉलिक्यूल ऑब्टेन होते हैं। ये रहा एक चैप्टर के ऊपर कमांड लाएगा डिफिनीशन के तौर पे। चलते हैं देखते हैं क्या क्या चीज़ें दे रखा है। अगर हम आप से स्टडी करें और ये कंपेयर करें हम लोग के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, अर्थ क्रस्ट मिट्टी को थोड़ा सा ढेर ले उससे मैच कराएं, तो एक बात इन्होंने दे रखा है बेटा। अगर देखें चलो ऊपर की लाइन में, देयर इज ए वाइड डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाया गया है, बहुत ज़्यादा विस्तार से फैले हैं बायोस्फीयर में। नाउ योर क्वेश्चन दैट अराइज इन आवर माइंड, आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ द सेम, क्या सभी सेम केमिकल से लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हैं या सेम एलिमेंट कंपाउंड बने हैं क्या, ये हमारे मन में आना चाहिए, सवाल ये पूछ रहे हैं। आगे चलते बेटा अगर केमिस्ट्री वगैरह सब चीज़ें देखें, एनालाइज किया जाए, इफ वी परफॉर्म द एनालिसिस ऑफ द प्लांट टिश्यू, प्लांट और एनिमल टिश्यू की बात करें, माइक्रोबियल पेस्ट वगैरह देखें, तो जो चीज़ें बोल रहे हैं, ऑब्टेन ए लिस्ट ऑफ एलिमेंट लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सेवरल अदर कुछ एलिमेंट जो है ये सब के सब हमको दिखते हैं लिविंग बॉडी के अंदर। उसी तरह से अगर हम ये लिविंग बॉडी को अर्थ क्रस्ट से, देखिए ये लिखा है, एनालिसिस कराया जाए बेटा, अर्थ क्रस्ट से हमने कुछ मिट्टी का ढेर लिया, लिविंग टिश्यू में देखा गया कुछ मटेरियल एलिमेंट पाए गए, उसको अगर मिट्टी के ढेर से मैच कराया जाए तो ये देखा गया है, अगर इसको एग्जाम्पल लिया जाए नॉन लिविंग अर्थ क्रस्ट को, तो आप देखिए लिविंग से कंपेयर किया जाए तो लगभग सिमिलर लिस्ट पाया गया है। इसका मतलब लिविंग नॉन लिविंग लगभग एलिमेंट जो पाए गए हैं लगभग सेम वही चीज़ें हैं। आगे फिर देखिए बेटा, इन एब्सोल्यूट टर्म्स आगे दे रखा, नो सच डिफरेंस कुड बी मेड आउट, ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आल्सो प्रेजेंट इन सैंपल ऑफ लिविंग। ये लाइन पूछी जाती है, जो भी सैंपल अर्थ क्रस्ट में थे वो लिविंग बॉडी में भी देखे गए बेटा, वो एलिमेंट पाए गए हैं। क्लोजर एग्जामिनेशन रिवील्स दैट द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन, बाद में देखा गया रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू एलिमेंट इन हायर इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म देन द अर्थ क्रस्ट। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें आपको ध्यान देना है बेटा, दो चीज़, जैसे कि कार्बन एंड हाइड्रोजन एज कंपेयर टू, जानते हैं अर्थ क्रस्ट के ज़्यादा पाया गया लिविंग बॉडी के अंदर। तो ये पैराग्राफ जो था बकवास, उस बकवास में एक लाइन काम की, अर्थ क्रस्ट मिट्टी ले लो, चाहे हम लोग की ह्यूमन बॉडी या कोई लिविंग बॉडी से कंपेयर करो, लगभग वही एलिमेंट वहाँ भी पाए गए, वही हमारे अंदर भी हैं जो अर्थ क्रस्ट में है, बस केवल अमाउंट बेटा वेरी करेगा भाई मेरे। चलें आगे चलते, आखिर कैसे पता करते हैं कि बायोमॉलिक्यूल नाम की चीज होती है, लिविंग बॉडी में बायोमॉलिक्यूल होता है, ये कैसे पता करेंगे। ये हेडिंग है, हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, कैसे हम लोग केमिकल कंपोजिशन को एनालाइज करेंगे, आखिर बायोमॉलिक्यूल है। फटाक से देखेंगे बेटा, अगर हम लोग कोई लिविंग टिश्यू ले लें फटाक से, चाहे वो
एनिमल से लें चाहे प्लांट के वेजिटेबल वगैरह ले बेटा, यहाँ पे दे रखा वीटेक ए लिविंग टिश्यू, चाहे वेजिटेबल है चाहे पीस ऑफ लीवर, चाहे मतलब एनिमल पार्ट लो चाहे प्लांट, यहाँ वेजिटेबल वाला पार्ट है एक तरह से प्लांट को, इसको ले लिया जाएगा और इसको कूट दिया जाए, ग्राइंडिंग करे, इसे कूट दो भैया। कूटने के बाद इसमें कौन सा एसिड मिला, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड Cl3 है ये बेटा, Cl3 CCOOH, इसको मिला दिया जाए यूजिंग मोर्टार एंड पिस्टल। ये जो कुटनी होता है जो डॉक्टर दवाई उखली जैसा समझो वो कूटते हैं, उसी में कूट काट एकदम चटनी बना दो, एकदम कूट काट के भरतू कर दो, और वही जो चटनी बन के आके पूरा आएगा उसको बोल रहे स्लरी। एक थिक स्लरी हमको मिला है, इस स्लरी को अगर हम लोग देखें बेटा एक चीजल क्लॉथ या कॉटन के कपड़े से छान दिया जाए, सब कुछ कूट दिया गया, कूटने में जानते हैं उसी में एसिड मिलाया गया, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, समझो हमने कुछ लिया एक पत्ती लिया, ये कूट के चटनी बना दिया, पत्ती को लिया और पीसो, इसे ओखली में हमने कूट दिया, कूट काट के इसे चटनी बना दिया, सब कुछ छूटे, ये चटनी बन गई। फ्रैक्शन जो होगा बेटा इसको हम छानेंगे। अब छानने का काम देखिए ऐसे ऐसे मान लो उखली हटा दें, इसे छानते हैं, चीजल क्लॉथ है ये, कॉटन या चीजल क्लॉथ से हम छाने तो हमको दो फ्रैक्शन ऑब्टेन होंगे, एक फ्रैक्शन इधर हुआ एक फ्रैक्शन यहाँ, और यहाँ जो एसिड मिलाया गया था बेटा ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार का हिट क्वेश्चन है, CCl3COOH ऐसे भी लिख सकते हैं, आसान लगे, CCl3COOH ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ध्यान देंगे बेटा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार हिट क्वेश्चन क्या मिलाया गया था। मिलाने के बाद देखो दो फ्रैक्शन ऑब्टेन होंगे, एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका नाम फिल्ट्रेट होगा और एक होगा जिसका नाम रिटेंटेड। फिल्ट्रेट का नाम होता है एसिड सॉल्युबल, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन बोले, एसिड सॉल्युबल पुल बोले, एंड द रिटेंटेड जो होगा सेकंड वाला होगा जिसका नाम होगा एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। साइंटिस्ट हैव फाउंड थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द एसिड सॉल्युबल पुल। चलिए बाद में साइंटिस्टों ने इसको एनालाइज किया, हजारों कंपाउंड यहाँ पे पाए गए हैं बेटा, ध्यान देंगे बहुत तगड़े से पूछा गया। ये जो कंपाउंड पाए गए मॉलिक्यूल, उसी के हम लोग बोलते हैं बाद में बायोमॉलिक्यूल, चूंकि ये मॉलिक्यूल आए हैं लिविंग बॉडी के पार्ट से, चाहे वेजिटेबल हो चाहे पीस ऑफ लीवर हो। यहाँ जानते रहे सब कुछ छाना गया है, कॉटन से फिल्टर किया गया है, तो कुछ चीजें जो छान गई होंगी उसे बेटा फिल्ट्रेट बोला गया है। जरा बताओ फिल्ट्रेट कब होगा, जब कोई चीज घुला होगा, इसको हम लोग इसीलिए बोलते हैं ये पाया गया एसिड सॉल्युबल पुल में, एसिड सॉल्युबल पुल में, एसिड सॉल्युबल पुल बोले या फ्रैक्शन, तो इसी फिल्ट्रेट का नाम हम लोग बोलते हैं एसिड सॉल्युबल पुल। और दूसरा फ्रैक्शन जो होता है रिटेंटेड बोलते हैं, रिटेंटेड जो पाया गया एसिड इनसॉल्युबल पुल में, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये पाया गया है एसिड इनसॉल्युबल में। तो बहुत धड़ल्ले से भैया क्वेश्चन आएगा, एसिड इनसॉल्युबल का ही नाम पूछे, एसिड इनसॉल्युबल पुल में क्या पाया गया, रिटेंटेट मानना, ऐसे समझना बेटा, जो घुल गया हो फिल्टर हो गया है, जो घुल गया वो फिल्टर हो गया, फिल्ट्रेट मार दिया, सॉल्युबल रहेगा तभी घुलेगा, जो बचा रह गया उसका नाम एसिड इनसॉल्युबल। एसिड कौन सा था, किसकी प्रोसेस में काम हुआ है, CCl3COOH मतलब ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। बहुत तगड़े क्वेश्चन आया। इस तरह से हजारों यहाँ पे जो कंपाउंड है साइंटिस्टों ने देखा, ये लिविंग बॉडी से ऑब्टेन हुए, इस तरह से बायोमॉलिक्यूल नाम चीज का निजात हुआ है। चलिए आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं, फटाक से इसको दिखाते हैं। कुछ बातें इन्होंने दे रखा है कि अगर हमको ये बायोमॉलिक्यूल ऑब्टेन करना हो, ये सैंपल वगैरह लेना हो, आप देखेंगे ये पूरी कहानी दे रखा है। पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर हम ले यहाँ पे, फिर से उस चीज़ को हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड को सबसे पहले एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, फिर एक्सट्रैक्ट करने के बाद वेरियस सेपरेशन टेक्निक पे जाना पड़ेगा और बाद में इसको प्योरीफाई वगैरह करना पड़ेगा। ये सब पूरी कहानी यहाँ पे दे रखे हैं बेटा, ध्यान देंगे। चलें लास्ट में आपको एक बताया, एनालिटिकल टेक्निक करने के बाद एनालाइज वगैरह करेंगे तब हमको ये कंपाउंड मिलेगा। आगे देखेंगे, ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम दैट लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल। यहाँ डिफिनेशन छुपा है जो कि हमने पहले बताया, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी है बेटा, वहां से जो भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड लिविंग टिश्यू ऑब्टेन उसका नाम बायोमॉलिक्यूल होता है, ध्यान देंगे। हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव आल्सो गॉट इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, लिविंग बॉडी में ऑर्गेनिक पार्ट भी होते हैं एंड कंपाउंड्स इन देम। चलें एक चीज और यहाँ पे होता है, एक अगला क्वेश्चन देखिए, पैराग्राफ में दूर दूर चीजें काम की है, इंपॉर्टेंट तगड़े से है, स्लाइटली डिफरेंट, कुछ मेन चीजें हम आपको बताएं बेटा। एक हमने पत्ती ले लिया, पत्ती को सुखवा लिया बेटा, पत्ती अगर गीली तोड़ा है जो उसमें वेट आएगा, गीली पत्ती को उसे वेट बोलते हैं, मतलब गीली पत्ती है, वेट मतलब गीला, ये वेट मतलब गीला, वजन जो आया गीली पत्ती को वेट बोलेंगे। पत्ती सूख जाए उसको बाद उसका वेट जो आएगा उसका नाम ड्राई वेट बोलेंगे। तो ड्राई वेट का मतलब पत्ती सूख गई उसका वेट कम हो जाएगा बेटा। पत्ती जब सूख गई उसको हमने जला दिया, बर्न करोगे जलाओगे CO2 निकलेगा बेटा, जानते रहे मॉइस्चर का जो उड़ जाएगा, उसका मतलब है आप देखिए सब कुछ बर्न होने के बाद देखा जाए पत्ती तो CO2 निकल गया, वाटर वेपर के रूप में हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया कुछ गैसे। उसके बाद देखेंगे बेटा व्हाट इज रिमेनिंग इज कॉल्ड एज, जो चीज बचा रहेगा। एक सूखी पत्ती हमने यहाँ पे ऐसे पहले गीली पत्ती थी मान ली है, बाद में पत्ती ऐसे ऐसे देखे सूख गई है, जैसे एकदम चुचुक गई है, एकदम पत्ती देखे छोड़ा चुचुक के सूख गई है। इसको जब हम बर्न करेंगे तो बर्न करते बेटा CO2 भी निकल गया और वाटर वेपर, ये वेपर के रूप में निकलेगा और जो चीज यहाँ पे बचा रह गया वो राख जैसा है, और यही जो राख है इसका नाम है ऐश। ऐश में वनली पाया गया इनऑर्गेनिक एलिमेंट। क्या पाया गया? ऐश में वनली इनऑर्गेनिक हो चुकी, ऑर्गेनिक वाला CO2 ये देखो ये निकल गया है, भाप बन के कुछ H2O निकले और बाकी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड भी यहाँ से निकल गए। तो ये क्वेश्चन आता
ऐश में ओनली क्या पाया गया बच्चों, ओनली फाउंड इनऑर्गेनिक, ये रहेगा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। क्वेश्चन बहुत धड़ पूछो, ऐश में ओनली इनऑर्गेनिक को ध्यान देंगे। दूसरा इनऑर्गेनिक का नाम जो कैल्शियम मैग्नीशियम या स्ट्रक्चर ये सब पाए गए हैं। चलें आगे मेन पॉइंट और दिखाएं बेटा। साइंटिस्ट अगर देखा गया, ढेर सारे जो साइंटिस्ट है केमिस्ट्री वाले एनालाइज किए, कुछ आपको देखा गया यहाँ पे, कुछ ने बताया कि कुछ एल्डिहाइड कंटेनिंग है, कुछ ये है मतलब उसमें कार्बन कंटेनिंग है। केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सब लोगों ने इसको स्टडी किया, फंक्शनल ग्रुप देखा, एरोमेटिक कौन है, कीटोन कौन, एल्डिहाइड ये देखा गया। बट बायोलॉजी वाले क्या देखे जो थे उसमें से हम लोग को अपनी बायोलॉजी के लिए बायोमोलिक्यूल पढ़ना है। बायोलॉजी वाले जो देखे उसमें से कुछ कंपाउंड अमीनो एसिड देखे, न्यूक्लियोटाइड देखे, बेसिस देखे, फैटी एसिड एटसेट्रा, ऐसे करके हमको ये चीज़ें पढ़नी है बेटा। तो हमको अपने टॉपिक पे आना है, ध्यान देना है कि हम लोग को बायोमोलिक्यूल बायो से रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं उसको देखना है। चलें बाकी यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, इसके चक्कर में ना मरे जाना, कुछ लोग इस पर रटते हुए पूरा दुनिया बर्बाद कर देते हैं, अपनी पूरी कहानी जो आता है वो क्वेश्चन गड़बड़ कर देंगे। तो आपको ऐसे समझना है बच्चों, ये जो चार्ट है ये दिखाया था अभी आपने ऊपर पढ़ा, कुछ चाहे वो अर्थ क्रस्ट हो, नॉन लिविंग, चाहे ह्यूमन बॉडी हो लिविंग, तो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो बेटा, इसके अंदर लगभग एलिमेंटल कंपोजिशन लगभग सेम है, मतलब सब कुछ पाए गए हैं, वही एलिमेंट जो पाए गए नॉन लिविंग और लिविंग में सेम पाए गए हैं, बट अमाउंट अलग अलग है। ये क्वेश्चन है, सिलिकॉन जो होता है देखिए, सिलिका मतलब मिट्टी ढेर सिलिका तो रहेगा ही, लेकिन ये ह्यूमन बॉडी में नेग्लिजिबल है, एकदम लिस्ट मात्रा करके आए या फिर ना के बराबर पूछे, ये क्वेश्चन बनता है, ध्यान देंगे। कार्बन हाइड्रोजन की बात करें बेटा, देखिए कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पे है, ह्यूमन बॉडी में 0.5 है, यहाँ 0.14 है, कार्बन यहाँ पे 0.03, तो यहाँ पाया गया ये एक चीज़ क्वेश्चन यहाँ से आता है। 46.6% पाया गया अर्थ क्रस्ट में, और ह्यूमन के अंदर मैक्सिमम पाया गया है ऑक्सीजन, जो कि 65% बनाया गया एलिमेंटल कंपोजिशन, और बाकी एलिमेंट बकवास है, जहाँ जहाँ टिक के वही है, उसमें सबसे कम जो पाया गया ह्यूमन में नेग्लिजिबल ना के बराबर, दैट इज सिलिकॉन, ध्यान देंगे बेटा। इस तरह से ये हुआ, कहानी खत्म। अगला चार्ट देखिए बेटा, ये पूरी कहानी के बाद अगला कुछ देखिए, इसी तरह से इनऑर्गेनिक कंपोनेंट भी कुछ पाए गए हैं बेटा। अगर दिखाएं हम आपको, इनऑर्गेनिक में चाहे देखें, चाहे सोडियम हो, चाहे पोटेशियम हो, चाहे कैल्शियम हो, चाहे मैग्नीशियम, वाटर, ये सब के सब पाए जाते हैं। अगर पूछा जाए इसमें से जो लिविंग टिश्यू में सबसे ज़्यादा जो पार्ट बनाएगा, वाटर जो होता है, ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, 70 से 90%। 70 से 90% ऑफ लिविंग टिश्यू का वेट बनाता है बेटा ये वाटर, 70 से 90% है। एवरेज निकाला जाए ऑन एवरेज तो 80% हमको देखा जाए लिविंग जो टिश्यू होता है उसका 80% या 70 से 90% भाग पानी है, ध्यान देंगे। बाकी और भी कंपाउंड फॉर्म में NaCl, यूरिक, फास्फेट, सल्फेट भी पाए जाते हैं, ध्यान देंगे। इस तरह से चार्ट के पीछे नहीं पड़ेंगे, चार्ट से जो क्वेश्चन बनने लायक हमने बता दिया, इंपॉर्टेंट रहते हैं तो हम खुद ही बताते चलते। चलिए अमीनो एसिड आएंगे बेटा। अब जो अब साइंटिस्टों ने देखा, एक एक करके हमको कहानी पढ़ना है। कुछ साइंटिस्टों ने देखा बेटा, कुछ कंपाउंड जो कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड थे उनका नाम रखा अमीनो एसिड। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे अमीनो एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है कंटेनिंग, एक इसके अंदर अमीनो ग्रुप होगा, एसडी ग्रुप होगा, सब्स्टिट्यूएंट होगा एट द सेम कार्बन, दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे ही अगर डिफरेंट टाइप के जानते रहेंगे, ऐसा कार्बन जिसके चारों तरफ 4 अलग अलग कंपाउंड लगे हों या ब्रांचें लगी हों, दैट इज कॉल्ड कॉइलन कार्बन है, ध्यान नहीं बेटा। उसी से अल्फा कार्बन कंपेयर किया गया। इसका मतलब समझे, यहाँ पे अगर एक जनरल अमीनो एसिड का फार्मूला देखा जाए, ये वेरिएबल ग्रुप R है, RCH, और यहाँ पे लगा दिया NH2। यही बेटा, यहाँ देखिए चारों चीज डिफरेंट है। अगर देखा जाए यहाँ पे एक ग्रुप ये है, ये देखा जाए एक ग्रुप ये है, एक ये है, और एक पाया गया है ये। इस तरह से इस कार्बन के चारों तरफ अलग अलग जो चीजें पाई गई हैं, शाखाएं, ऐसे कार्बन को बेटा कायरल कार्बन बोलते हैं, ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। एक ही कार्बन चारों तरफ ये पाएंगे, अलग अलग इसी को इन्होंने कंपेयर किया है। तो आप देख सकते हैं एक अमीनो ग्रुप है, आपके सामने दिख रहा है अमीनो ग्रुप, एसडी ग्रुप है, ये देख रहे हैं आपको, सब्स्टिट्यूएंट है, और यहाँ पे एक है, ये है R, इसका नाम होता है बेटा वेरिएबल ग्रुप। दिस इज द सिंपलेस्ट या जनरल फार्मूला ऑफ अमीनो एसिड, ध्यान देंगे। और ये रहा अमीनो ग्रुप, क्वेश्चन आते हैं, और ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और बाकी ये हाइड्रोजन है, एकदम सिंपल छोटा पार्ट, ध्यान दें। ये वेरिएबल, ये वेरी करेगा, ये अगर वेरी करता रहेगा तो अमीनो एसिड का नाम चेंज होगा। अगर ये अभी बता दे रहे हैं, अगर ये हाइड्रोजन हो गया तो नाम हो जाएगा ग्लाइसिन। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेटा हाइड्रोजन है ग्लाइसिन। अगर मान लो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप आ जाए, यहाँ पे क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, हाइड्रोजन है तो ये ग्लाइसिन होगा, सिंपल समझ। अगर मिथाइल हो गया, मिठाई आ जाए तो एलेनिन हो जाएगा, ये हाइड्रोक्सी मिथाइल CH2OH यहाँ लगा दिया तो ये हो जाएगा सेरीन, ध्यान देंगे। आगे अभी अब डायग्राम में दिखाएंगे, आपको ध्यान देना है। चलिए इस तरह से हमने दिखा दिया। वेरिएबल ग्रुप का नाम यहाँ पे R ग्रुप है, हाइड्रोजन है, कार्बोक्सिल, अन्य तीनों चीजें यहाँ पे दिखाए। और चौथा है वेरिएबल ग्रुप, वो की बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ड ऑन नेचर ऑफ R ग्रुप देयर में बी देयर आर
मेनी अमीनो एसिड बता रहे हैं। एक और यहाँ से क्वेश्चन आता है बेटा, कई बार हिट क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। एक तरह से अमीनो एसिड है क्या? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। जैसे ये अगर कार्बन है, इस कार्बन के चारों तरफ CH4, चारों हाइड्रोजन लगा दो, CH4 बन जाएगा। वही हाइड्रोजन हटा हटा के हम नया नया ग्रुप बना दिए हैं, इसलिए अमीनो एसिड का नाम हो गया सब्स्टिट्यूटेड मीथेन भी बोल सकते, ध्यान देंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इतने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इस पैराग्राफ से। अगला क्वेश्चन आता है, हम लोग फटाफट देखते हैं बेटा। द आर ग्रुप, आर ग्रुप जो होता है, आर दी प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड कुड बी, हाइड्रोजन ये बोल रहे हैं, हो सकता है। अमीनो एसिड इसका एक चीज बता दें बेटा, टोटल जो अमीनो एसिड होते हैं बेटा प्रोटीन बनाने में 20 पार्टिसिपेट करते हैं। कितना भी है? 20। नेचर में ज्यादा पाए जाते हैं, मोर देन 300 पाया जा सकता है, लेकिन प्रोटीन बनाने में कोई पूछे 20 अमीनो एसिड ही मारेंगे आप, ये ध्यान देंगे। चले आएंगे बेटा, कुछ अमीनो एसिड यहाँ पे देखेंगे, हाइड्रोजन जैसे पाएगा, ग्लाइसिन में आर ग्रुप का नाम हमने बोला, मिथाइल ग्रुप अगर आ गया तो एल्निन हो जाएगा, हाइड्रोक्सी मिथाइल हो जाएगा तो आर वेरिएबल का नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सी मिथाइल, तो बना देगा अमीनो एसिड सेरीन। इस तरह से कुछ प्रॉपर्टी जो होती है केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी, ये डिपेंड करता है बेटा अमीनो ग्रुप में, कार्बोक्सिल ग्रुप, आर ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप जो है सब पे मारना ध्यान देंगे। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे बोलेगा, अगर आपसे पूछे तो आप मारना है अमीनो, कार्बोक्सिल, आर, इन सभी फंक्शनल ग्रुप पे फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करेगा, ध्यान देंगे। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अमीनो, कार्बोक्सिलिक, देयर आर एसिडिक, ये सबको मिला के कुछ अमीनो एसिड बेटा हो जाएंगे एसिडिक, जैसे ग्लूटामिक एसिड हो जाएगा, एस्पार्टिक, एक और जोड़ दे रहा हूं मैं, एस्पार्टिक एसिड, एजी नाम से लेते रहेंगे, एजी, तो एसिडिक अमीनो एसिड हो जाएंगे। कुछ होते हैं बेटा न्यूट्रल, जैसे कि वैलिन है, कुछ हो गया है बेसिक, जैसे कि हो गया है यहाँ पे नाम है लाइसिन, यही न जाने। एक ट्रिक बता दे रहे हैं, बेहाल नाम से रटे रहेंगे, HAL, बे फॉर बेसिक। बेसिक कौन होते हैं ध्यान देंगे बेटा, दिस इज कॉल्ड हिस्टिडीन, या हिस्टोन प्रोटीन नाम भी आप सुने होंगे, हिस्टोन प्रोटीन भी बेसिक होता है, ये ट्रिक वहाँ भी काम आता है। हिस्टी, अब चूंकि अमीनो एसिड पा रहे हैं तो हिस्टिडीन हो गया है, दिस इज आर्जिनिन हो गया है, ये ध्यान देंगे, दिस वन इज द लाइसिन। इस तरह से आपको अगर बताया जाए बेटा तो ये पूरी कहानी रहेगी इंपॉर्टेंट, बेहाल नाम रटे रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक कौन कौन से अमीनो एसिड है, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, ये 3 चीज़ हमने बताया, बुक में ही दी आपके। वैलिन जो है यहाँ पे दे रखा है, वैलिन वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे न्यूट्रल में आ गए, ध्यान देंगे। इस तरह से एसिडिक कौन है, एजी नाम से रहना, एस्पार्टिक, ग्लूटामिक और बेसिक, बेहाल ट्रिक आपके काम आएगा। अमीनो एसिड को अगर बेटा किसी भी यहाँ पे देखें वेरिएबल डिफरेंट पीएच वाले सोल्यूशन में अगर डाल दिया जाए तो बेटा इसमें देखेंगे स्ट्रक्चर, इसके अगर सोल्यूशन में डाल दिया जाए डिफरेंट पीएच, स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड चेंज हो रहा है। तो एक स्ट्रक्चर ये देखिए यहाँ पे है, पहले यहाँ पे NH3 प्लस यहाँ पे लगा हुआ, ध्यान देंगे, बाद में आयनिक फॉर्म में हो गया है, H प्लस यहाँ है, माइनस यहाँ पे है, और बाद में यहाँ पे ओनली केवल निगेटिव है, एक में ओनली निगेटिव, ओनली पॉजिटिव है। लेकिन ऐसा फॉर्म, ये बीच वाला फॉर्म देखिए, पॉजिटिव निगेटिव एक ही में है, इसी बीच वाले में देखा जाए यहाँ पे पॉजिटिव वाला भी आया है और यहाँ पे देखा जाए बेटा ये नेगेटिव वाला भी आया है। तो ऐसा अमीनो एसिड का फॉर्म जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव एक ही माजे, सबसे सिंपल तरीका समझे, दैट इज कॉल्ड एज ज्यूटर आयनिक फॉर्म। तो बी का नाम है, बी कॉल्ड है ज्यूटर आयनिक फॉर्म। तो ज्यूटर आयनिक फॉर्म बेटा बी वाला ही होगा, अकेले पॉजिटिव हो अकेले नेगेटिव हो तो उससे ज्यूटर आयन नहीं बोलेंगे हम लोग, एक ही में होना चाहिए तब बोलेंगे ज्यूटर आयन। ध्यान देंगे, आगे चलते हैं। तो आपके बेटा अमीनो एसिड हो गया खत्म। अमीनो एसिड फिर से बता दें, 2 टाइप के होते हैं, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। ध्यान देंगे 10 होते हैं टोटल इसेंशियल, लेकिन बच्चों में जानते रहेंगे 2 जो ऐसे होते हैं जो बच्चों के रिक्वायरमेंट होते हैं, इसलिए एडल्ट में केवल 8 हो जाता है इसेंशियल। ध्यान देंगे जो बच्चों में होते हैं उससे 2 सेमी इसेंशियल बोलते हैं, हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन बोलते हैं। ध्यान देंगे टीटी हाल में वीआईपी वाला कोड आपको बता रखे हैं, ये चीज़ें आप समझ रहेंगे। दोनों का नाम जो है इसेंशियल नॉन इसेंशियल करके रहेगा। तो आपको टोटल 20 को 10-10 के ग्रुप में डिवाइड किया गया। थोड़ा सा चलो आप बता ही देते हैं, हम को पढ़ाया भी है, यही बता दे रहे हैं। अमीनो एसिड ऐसे लिया तो आपके देखना बेटा, ये अमीनो एसिड अगर देखिए टोटल प्रोटीन बनाने में 20 अमीनो एसिड है, 20 में से 10 है इसेंशियल अमीनो एसिड और ये है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, ये ध्यान देना बेटा। इस तरह से क्वेश्चन आपकी गाइडों में दिए रहे, तगड़े से पूछे जाते हैं। एक ट्रिक होता है टीटी हाल में वीआईपी वाली बात जानते रहेंगे, ये चीज़ यहाँ पे भी हम केवल जनरल केवल आपको मेन पॉइंट एनसीईआरटी ही कराएं। लिपिड पे आते हैं, अमीनो एसिड हुआ खत्म। लिपिड जनरली जो होता है वाटर इनसॉल्युबल, भैया फैट, लिपिड, मक्खन, घी तो सब लोग खाए होंगे। अगर पानी उनी में डाल दो, ये चुहा दो 2-4 बूंद तो देखो क्या वो गलता है क्या, गलेगा नहीं, जस्ट गोल गोल के रूप में बेटा वो तैरता रहता है, इसलिए इनसॉल्युबल होगा। दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड है, फैटी एसिड है एज ए कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच टू एन आर ग्रुप। ये बोल रहे फैटी एसिड जो होता है एक सिंपल देखिए कार्बोक्सिल ग्रुप में होता है जो अटैच होता है आर ग्रुप से। ध्यान देंगे आर ग्रुप हो सकता है मिथाइल, जैसे ऐसे समझे बेटा, ये है आर ग्रुप, यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप ऐसे जुड़ा होगा। अब ये है सिंपल फॉर्म ऑफ फैट लिपिड का, ध्यान देंगे। अब ये आर ग्रुप हो सकता है, देखिए मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है और ये हायर नंबर CH2 का भी हो सकता है और ये कार्बन 119 तक हो सकता है। ध्यान देंगे
फॉर एग्जाम्पल पार्मिटिक एसिड यहाँ दे रखा है बेटा, पार्मिटिक एसिड बना होता है टोटल 16 कार्बन इंक्लूडिंग होता है यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप को लेके, अभी आपको हम डायग्राम आगे दे रखा हूँ वहाँ पे दिखाएंगे। कार्बोक्सिल ग्रुप को लेके कार्बन वाले को, उस कार्बन को लेके 16 कार्बन है, अगर कार्बोक्सिल को एक्सक्लूड कर दे तो एक कार्बन कम हो जाता है, पार्मिटिक एसिड में हो जाता है 15। ये यहाँ इंक्लूडिंग करके दिया, इस पर ध्यान देना, गलती नहीं होना चाहिए। एसिडोनिक एसिड में जानते रहेंगे 20 कार्बन पाया जाएगा इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल को लेके। फैटी एसिड कुड भी सैचुरेटेड, दो टाइप हो सकते हैं, सैचुरेटेड है और दूसरा है नॉन सैचुरेटेड या फिर इसके नाम अनसैचुरेटेड। ध्यान देंगे सैचुरेटेड है यहाँ पे जानते रहेंगे सब सिंगल बॉन्ड हो गए, मतलब डबल बॉन्ड यहाँ नहीं, विदाउट डबल बॉन्ड होगा सैचुरेटेड है। अगर डबल बॉन्ड एक या एक से अधिक आ जाए इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ध्यान देंगे बेटा। अंदर सिंपल लिपिड हो सकता है। लिपिड का अगला क्लासिफिकेशन ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल एक ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है। ग्लिसरॉल का फार्मूला अगर दिखाएं तो ग्लिसरॉल का फार्मूला सब लोग को पता ही होगा बेटा, CH2OH। देखिए बेटा ये ग्लिसरॉल का फार्मूला अगर हम आपको बना के दिखाएं तो इसका नाम CH2OH है, फिर CHOH होता है, फिर है CH2OH। इस तरह से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 तो 1 2 3 मतलब ये है प्रोपेन और 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे लगे हैं देखें, इसलिए नाम हो गया ट्राई हाइड्रोक्सिल प्रोपेन। तो ग्लिसरॉल का ही नाम होता है, ये है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का फार्मूला है, ग्लिसरॉल को हम लोग बोलते हैं ट्राई हाइड्रोक्सिल प्रोपेन, जो कि नीट का क्वेश्चन रह चुका है। ध्यान देंगे मेनी लिपिड है बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। ये बोल रहे हैं कुछ ऐसे लिपिड होते हैं ग्लिसरॉल फैटी एसिड दोनों होते हैं। इसके आधार पर देखें हेयर फैटी एसिड आगे देखिए बता रहे हैं स्ट्रिफाइड किया जाता है ग्लिसरॉल के साथ। दे कैन भी इस तरह से ये मोनोग्लिसराइड हो सकता है, डाइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड। क्वेश्चन आता है ट्राइग्लिसराइड में नंबर ऑफ ग्लिसरॉल 3 न मार देना। ध्यान देंगे कई बार के हिट क्वेश्चन है, ग्लिसरॉल एक ही रह गया, केवल यहाँ फैटी एसिड जो होते हैं नंबर वो बदलते रहते हैं। ट्राइग्लिसराइड है बेटा जानते रहेंगे, यहाँ पे कई बार हिट क्वेश्चन ग्लिसरॉल 1 मान ला, यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड, ये नहीं कि ग्लिसरॉल 3 ठोक देना। कुछ याद है लिपिड टूटते हैं फैटी एसिड ग्लिसरॉल वही है बेटा। यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड में 3 फैटी एसिड है, 3 फैटी एसिड होगा बना है ये, प्लस 1 ग्लिसरॉल। ये नोट कर लेंगे जो लोग को नहीं पता है, इंपॉर्टेंट। 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड है ट्राइग्लिसराइड में। डाइग्लिसराइड में बेटा जानते रहेंगे 2 फैटी एसिड होगा, 1 ग्लिसरॉल, और मोनोग्लिसराइड में तो सब दोनों एक ही ध्यान दें। इसका मतलब है ग्लिसरॉल फिक्स कर देना, बाकी ये फैटी एसिड के आधार पे 3 टाइप के फिर से यहाँ क्लासिफिकेशन दे रखे हैं बेटा, ध्यान देंगे। आगे आते हैं बेटा, फिर से अगर देखा जाए आयल है लोअर मेल्टिंग पॉइंट, फिर अगला क्लासिफिकेशन आयल जो होता है लोअर मेल्टिंग पॉइंट, इसीलिए लिक्विड फॉर्म में हमारे घरों में रहता है बेटा, ध्यान देंगे। एग्जाम्पल गिंगली आयल हो, गिंगली हो चाहे कड़ुआ तेल, मस्टर्ड आयल तो वेल नोन है, ये भी है मस्टर्ड आयल। तो मस्टर्ड आयल सरसों के तेल ये आयल है। बाकी आप बोल रहे हैं रिमेन्स आयल होता है, चाहे विंटर हो चाहे गर्मी, हमेशा लिक्विड फॉर्म में है। कैन यू आइडेंटिफाई फैट? कभी आप फैट मार्केट से लाए हो, डालडा वगैरह घी खरीद के, बोल रहे हैं बेटा फैट वगैरह जो होता है अक्सर सॉलिड फॉर्म में रहता है, ये ध्यान दें, ये सॉलिड फॉर्म में रहता है, यहाँ पे है फैट, यही अंतर होता है। इसका मतलब ये आप देखें लो मेल्टिंग पॉइंट जो था आपको आगे दे रखा है इन्होंने, पूरा का पूरा आयल था, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा फैट, इसलिए फैट को हम लोग जो मार्केट से लाते हैं बेटा उसे गर्म करना होता है। आगे आगे फिर सम लिपिड है फास्फोरस, फास्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड दे, आगे लिखा है दीज आर फास्फोलिपिड। अब यहाँ नाम नहीं है, चलो आगे दे रखा है एक नाम, दे आर फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन दैट इज लिसाइथिन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये काम टिक कर लेंगे। लिसाइथिन जो होता है बेटा फास्फोलिपिड होती है, फास्फोलिपिड बार बोल रहा हूँ, फास्फोरस कंटेनिंग लिपिड का नाम है जो कि सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। यहाँ देखिए फिर से कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं जो ब्रेन टिश्यू वगैरह या न्यूरल टिश्यू में पाए जाते हैं, कुछ लिपिड मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ न्यूरल टिश्यू में जो लिपिड पाया जाता है उसका नाम सेरेब्रोसाइड होता है। सेरेब्रम मतलब ब्रेन से रटे रहेंगे, सेरेब्रोसाइड नाम बेटा पूछा जाता है। सेरेब्रोसाइड पाया गया न्यूरल टिश्यू में, और बाकी आपका लिसाइथिन जो पाया गया है, फास्फोलिपिड है जो पाया गया है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ये बच्चों हो गया है लिपिड की कहानी हुई है खत्म, इंपॉर्टेंट है। आते जो लाइन है पहले उसको हम देखते चलते, बाद में डायग्राम आगे पेज पे दे रखा है। यहाँ से इन्होंने फिर तोड़ दिया बेटा, आपको दे रखे हैं थोड़ा बहुत नाइट्रोजन बेस के बारे में। लिविंग एंजाइम के अंदर नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इन विच हेट्रोसाइक्लिक रिंग, हेट्रोसाइक्लिक रिंग रहेगा, कैन बी फाउंड, दीज आर नाइट्रोजन बेसेस। नाइट्रोजन बेसेस होते हैं यहाँ देखिए एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल होता है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, कई बार के हिट क्वेश्चन रहा है, ये सब के सब नाइट्रोजन बेसेस व्हेन फाउंड अटैच्ड टू शुगर, जब शुगर से अटैच हो जाते हैं नाम इसका न्यूक्लियोसाइड हो जाता है। और इसी में एक और अगर फास्फेट ग्रुप आके जुड़ जाए बेटा तो इसका नाम हो जाता है न्यूक्लियोटाइड। देखिए कुछ ऐसा हुआ, ये हमने बताया था, न्यूक्लियोसाइड पहले है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड नाम है तो यहाँ पे रहेगा नाइट्रोजन बेस है और प्लस है शुगर, ये है दो चीज़ें, नाइट्रोजन बेस शुगर है तो नाम है साइड, इसी में एक फास्फेट जोड़ तो अब बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। अगर हमको न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो ये न्यूक्लियोटाइड इक्वल टू अभी भी नाइट्रोजन बेस है, बेस हुआ प्लस यस फॉर शुगर प्लस एक ला दिया हमने फास्फेट, ये ध्यान नहीं बेटा।
इस तरह से तीन चीज, तो न्यूक्लियोटाइड बना है तो बेस है, शुगर है, प्लस एक एक्स्ट्रा जो चीज आया आप देख सकते हैं, एक्स्ट्रा चीज जो आया बेटा दैट इज फास्फेट आया या फास्फोरिक एसिड। तो न्यूक्लियोसाइड अगर आपसे बेटा बच्चों पूछा जाए तो न्यूक्लियोसाइड में दो चीज है, बेस प्लस शुगर। बस पे रुक जाना, बस है तो से साइड मार देना है, और अगर टाइड आ रहा है बड़ा नाम तो बस में ये देखिए न्यूक्लियोसाइड ये है और ये फास्फेट। इस तरह न्यूक्लियोटाइड इसको हम लिख सकते हैं न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन गाइड में मिलेंगे धड़ल्ले से। आगे चलते हैं बच्चों, ये पूरी कहानी में अगर देखें लास्ट में दे रखा है एडिनोसिन गोइनोसिन, इसका अगर देखा जाए सीन नाम लगा है, एडिनोसिन गोइनोसिन थाइमिडीन यूरिडीन साइटिडीन, ये सब के सब न्यूक्लियोसाइड है। सीन आए, सीन और लास्ट में डीन आए, डीन सीन अगर किसी के लास्ट में आ रहा है तो वही समझो आज रात की सीन बना ले या दिन में बना लो, तो भैया दिन में बनाओ चाहे रात में है तो नाम है साइड। ध्यान देना साइड है, सीन डीन लास्ट में आएगा, ध्यान देंगे नाइट्रोजन बेस के नाम के पीछे साइड है तो सीन डीन आएगा। और अगर न्यूक्लियोटाइड होगा है फास्फेट जुड़ चुका है इसका मतलब नाम के पीछे आएगा लिक एसिड, तो भैया सीन डीन बनाओगे तो लीक करेगा वही है, तो एडिनिलिक एसिड है बेटा, ये देखेंगे ये लीक कर जाएगा, अब समझना है तो लीक एसिड लग जाएगा, लीक हर जगह लग गया है, यूरिडिलिक है, ये सब के सब साइटिलिक एसिड, दीज आर न्यूक्लियोटाइड। लीक कर जाए, लीक नाम पीछे आए तो नाम न्यूक्लियोटाइड होगा, दिन में या रात में सीन डीन आए तो साइड होगा। आगे चलते हैं लास्ट, न्यूक्लिक एसिड क्या है, लाइक डीएनए आरएनए एग्जांपल, डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड है बेटा जो बना होता है ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड से। डीएनए आरएनए फंक्शन है जेनेटिक मटेरियल की तरह ये फंक्शन करता है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल वायरस में हो सकता है, डीएनए या तो आरएनए होगा, एक ही होगा वायरस। चलें बेटा आगे की कहानी आते हैं, अगला एक पूरा फुल पेज का डायग्राम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी दिक्कत तो हमको यही डायग्राम में आती है, आधे बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है इससे बेटा कुछ भी नहीं, इसको मन में देखें फटाफट। आपके यहाँ पे ये सिंपल से एक पेंटोज शुगर दिया है, सॉरी ये ग्लूकोज दिया है, हेक्सोज शुगर है, 6 कार्बनिक शुगर, C6H12O6 है, ये फार्मूला है। और ये है पेंटोज C5 5 कार्बन का, देखें ये पूरा चेन है, राइबोज शुगर है बेटा, ध्यान देंगे ये आपको मन में बसा लेना है। बाकी ये है देखें एक सिंपल अमीनो एसिड का जनरल फार्मूला बताया था हमने बेटा, यहाँ पे एक वेरिएबल ग्रुप है, अगर ये वेरिएबल ग्रुप हाइड्रोजन है तो नाम ग्लाइसिन, ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, ये ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन आता है सिंपलेस्ट अमीनो एसिड का नाम, तो ग्लाइसिन मारना, और ये ग्लाइसिन ऑब्टेन होता है कहाँ से बेटा, फ्रॉम सोयाबीन। तो सोयाबीन में नाम से ही जानते रहेंगे, सोयाबीन का नाम इसीलिए ग्लाइसिन मैक्स बोला गया है बेटा, ध्यान देंगे, इसलिए सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। दूसरा है एलेनिन, अगर ये आर ग्रुप जो था यहाँ का ये आर ग्रुप, इस आर ग्रुप का बेटा नाम हाइड्रोजन है, सिंपलेस्ट ग्लाइसिन है। अगर ये हाइड्रोजन के बजाय मिथाइल ग्रुप हो जाए, मिथाइल ग्रुप आ जाए तो एलेनिन मान दो, मिठाई आ जाए एलेनिन है। और ये हाइड्रॉक्सी मिथाइल है, उस मिठाई को घोट जाओ पानी से, समझो हाइड्रॉक्सी आ गया भैया, तो हाइड्रॉक्सी मतलब पानी, हाइड्रॉक्सी मिथाइल आ जाए तो सेरीन मार लेना, ये ध्यान देना। ये तीनों चीजें पूछी जाती हैं सबके सब, यहाँ पे पूरा पेज इंपॉर्टेंट रहेगा भाई मेरे। चलें एक एक करके आते बेटा, डायग्राम ऊपर करते हैं। आगे देखिए इन्होंने दे रखा है फैटी एसिड, ये है पाम्टिक एसिड, और पाम्टिक एसिड आप देखिए CH3 CH2 करके यहाँ बीच में 14 कार्बन की चेन रही है, ये 14 हुआ, एक 15 कार्बन ये और एक 16, टोटल पाम्टिक एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप को लोगे इसको तो 16 कार्बन, तो इंक्लूडिंग अगर पूछे इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप इसको लेके पूछे बेटा तो कितने का बना हुआ है, 16 कार्बन का है। अगर ये हम बोल दे एक्सक्लूडिंग, अगर क्वेश्चन आपसे पूछे एक्सक्लूडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप को छोड़ के कितने कार्बन का पाम्टिक एसिड है, तो आपको जानना है बेटा एक्सक्लूडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप, देन ये हो जाता है 15 कार्बन का कंपाउंड पाम्टिक एसिड। इस तरह से 2 क्वेश्चन आपको तैयार होना है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, ग्लिसरॉल आपको सबको पता है, ट्राई हाइड्रॉक्सी प्रोपेन, अभी आपको पता है ये ट्राई हाइड्रॉक्सी 3 हाइड्रॉक्सी ग्रुप है इसलिए नाम ट्राई हाइड्रॉक्सी प्रोपेन। ट्राइग्लिसराइड के फार्मूला देखिए बेटा, ये ग्लिसरॉल है, देखिए CH2OH रहा होगा, ये भी CHOH इधर रहा होगा, इधर आ गया ग्रुप, इधर भी ये है, देखिए एक ही ग्लिसरॉल है लेकिन यहाँ पे 3 फैटी एसिड है। तो ट्राइग्लिसराइड में जानते हैं ग्लिसरॉल 1 होगा, फैटी एसिड 3 होगा, नाम आपको दिख रहा है R1 R2 R3, ये 3 है इस तरह से। लेकिन इसी में अगर बीच में ट्राई 3 यहाँ पे ग्रुप रहे, R1 R2 R3 यहाँ पे आ चुका है, बड़ा सा ग्रुप देखे लगा है R1 R2, और यहाँ पे ये लगा हुआ है ये, और इसमें बीचों बीच देखें ये फास्फेट आ जाए बेटा, इसका मतलब फास्फोलिपिड है। R1 R2 R3 है लेकिन बीच में फास्फोरस आया तो ये लिसाइथिन फार्मूला होगा। अगर ये फास्फोरस ना हो, केवल R1 R2 R3 आए, इस
पूरे ग्लिसरॉल में जानते रहेंगे, देन ये है ये है हो जाएगा ट्राईग्लिसराइड, ये ध्यान देंगे। चलिए बेटा इस तरह से आप समझिए, मन में ट्रिक रहेगा, बीच में अगर यह दिख जाए ठोक देना फास्फोलिपिड, ये ना रहे केवल R1 R2 ग्लिसरॉल की इधर-उधर लगे रहे तो इसका मतलब ट्राईग्लिसराइड है। एक देखें जस्ट एक क्लोज चेन बन रही है यहाँ पे 4 और बीच में रिंग लाइक स्ट्रक्चर बाहर जस्ट ये देखिए एक चेन जस्ट सिंग जैसा दिख रहा है, ये कोलेस्ट्रॉल है। ऐसा स्ट्रक्चर दिख जाए कि ढेर सारी यहाँ पे रिंग है, बीच में कुछ सिंग जैसा रहे तो ये कोलेस्ट्रॉल है, ध्यान देंगे। आपको बनाने के लिए नहीं है, देख के पहचान ठोक देना आंसर। आगे चलते हैं, फिर से देखेंगे बेटा कुछ यहाँ पे, और यहाँ पे अभी आपने पढ़ा था कुछ नाइट्रोजनस बेस होते हैं। इस नाइट्रोजनस बेस में देखें ये एडेनिन है, प्यूरिन जिसका नाम है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए बेटा इसमें 2 है, तो एडेनिन कोई पूछा या प्यूरिन में 2 रिंग, एक रिंग ये, तो 2 हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक रिंग का मतलब ये चीजें बीच बीच में बदल रही हैं। कोई क्वेश्चन पूछे प्यूरिन में 2 रिंग है हेट्रोसाइक्लिक, क्योंकि बेटा यहाँ कार्बन है फिर नाइट्रोजन है, ऐसी चीजें बदलती रहती है इसलिए हेट्रोसाइक्लिक। सेम चीज अगर रिपीट होती रहती है साइकिल दैट इज कॉल्ड होमोसाइक्लिक रिंग। कई बार के हिट क्वेश्चन है। 1 3 7 9 पोजीशन पे बेटा इसके जानते रहेंगे पाया जाता है, ये पूरी कहानी। 1 है 2 3 ऐसे 1, ये 2 है 3 4 5 6 है 7 है 8 है 9। तो आप देखें ये जो नाइट्रोजन पाया गया है 1 पे है, 3 पे है, 7 पे है और 9 पोजीशन पे ये पाया गया। कई बार के हिट क्वेश्चन, अपना दिमाग न लगाना, यहाँ पे नॉमेनक्लेचर आपका वो थोड़ा सा वीक पड़ जाएगा। तो 2 यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक रिंग है तो प्योर। चलो बेटा देखिए ऊपर वाला आपने देख लिया था एडेनिन था जो कि डबल, यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक 2 हेट्रोसाइक्लिक रिंग थी बेटा। लेकिन यहाँ यूरेसिल जो पिरिमिडीन है यहाँ पे 1 हेट्रोसाइक्लिक, एक ही रिंग दिख रहा है, वो भी हेट्रोसाइक्लिक क्योंकि यहाँ पे कार्बन है फिर नाइट्रोजन फिर ऐसे अलग अलग चीजें जब आए उससे बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक रिंग। तो ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग लाइक कंपाउंड 1 है यहाँ पे, तो 1 अगर हेट्रोसाइक्लिक तो पिरिमिडीन मतलब यूरेसिल में जाएगा, ये ध्यान देना हमको। अगर यहाँ पे 2 था दैट इज एडेनिन, प्यूरिन भी पार्ट में था, ध्यान देंगे बेटा। आगे चलते हैं बेटा, अगर देखिए यहाँ पे एडेनिन प्यूरिन ये है नाइट्रोजनस बेस, ये क्या है भैया नाइट्रोजनस बेस था। मान लो ये एक नाम जो इधर था, इधर मैं दिखाऊँ दिस इज द नाइट्रोजनस बेस था। ये नाइट्रोजनस बेस से अगर बेटा यहाँ पे शुगर जुड़ जाए, आप देखिए ये है पेंटोज शुगर, ये रहा पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर से एक जुड़ गया नाइट्रोजनस बेस। बेस और शुगर जब मिल जाते बेटा तो बन जाता है न्यूक्लियोसाइड। तो यहाँ देखिए साइड है, अभी नाम एडेनिन था, इसी एडेनिन के न्यूक्लियोसाइड पूछे दिए एडेनोसिन, दिस इज द न्यूक्लियोसाइड, ये नाम हो गया न्यूक्लियोसाइड। जैसा कि अभी हमने आपको ऊपर हटाया था न्यूक्लियोसाइड है तो नाम में पीछे सीन या डीन आएगा। इसी में हमको अब न्यूक्लियोटाइड बनाना है, तो आपको बताया था अभी हमने न्यूक्लियोसाइड से अगर टाइड बनाएंगे तो फास्फेट आएगा। तो यहाँ पे देखें फास्फोरिक एसिड फास्फेट जुड़ गया। अब यहाँ 3 चीजें, नाइट्रोजन बेस भी आया, बेस है, ये है शुगर, पेंटोज शुगर है बेटा, और ये हो गया है फास्फेट। ये 3 चीज है, बेस शुगर फास्फेट, ये 3 चीज अगर आ जाए तो नाम होता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के पीछे जो नाम होते हैं लिख आता है, ये नाम हो गया है न्यूक्लियोटाइड का। इस तरह से एक ही नाइट्रोजन बेस से कैसे न्यूक्लियोसाइड बना, कैसे न्यूक्लियोटाइड बना है, तीनों यहाँ दिखाया था। उसी तरह से जैसे ऊपर प्यूरिन एडेनिन में बनाया उसी तरह से यहाँ यूरेसिल में बनाया बेटा, ध्यान देंगे। यूरेसिल में अभी ये था एक बेस था, बेस में यहाँ पे जुड़ चुका है, जस्ट देखिए ये बेस है नाइट्रोजन बेस, ये बेस से जुड़ गया है, ये शुगर है, ये पेंटोज शुगर जुड़ गया तो नाम हो गया है यूरिडिन। डिन और सिन लगे तो ये हो जाता है न्यूक्लियोसाइड। ये था न्यूक्लियोसाइड के नाम, यहाँ नीचे लिखा है। इसका टाइड बनाना होगा तो बस यहाँ पे हमको जोड़ देना है, ये वाला ग्रुप उठा के सीधे यहाँ पे जोड़ दो। यहाँ जस्ट ऐसे देखिए फिट कर दें, पूरी कहानी ऐसे है। बस यहाँ पे हम आपको दिखा दे रहे हैं शॉर्टकट। ये देखिए सब कुछ यही है, ये यूरेसिल यहाँ पे लगा है, बस ये ग्रुप बेटा यहाँ पे जुड़ जाए। इस बार जैसे ये जुड़ा था CH2S, इस बार उठा के ला के इसको जोड़ दो। ये CH2 है, ये O था, बाकी यहाँ पे P जुड़ जाएगा। ये फास्फोरिक एसिड यहाँ पे आके जुड़ गया है। ये जो जुड़ गया ये नाम हो जाता है दैट इज यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। और आपको अभी बताया था यूरिडीन है, इसका न्यूक्लियोटाइड बन जाता है यूरिडिलिक एसिड। यहाँ जो बनेगा खाली जगह, ये डायग्राम यहीं का था, यूरिडिलिक एसिड हो जाएगा। इस तरह से भाई मेरे ये जो पेज आपका है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा। अक्सर मैं बताता हूँ ये पेज 145 जो बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर डायग्राम से क्वेश्चन आते हैं, ये दे दिया, अक्सर यही पूछ देगा। तो आपसे जब पता होगा तभी कर पाओगे। भैया इसका नाम एडेनोसिन रहेगा और ये एडेनिन रहेगा। ध्यान दें, कभी कभी ये घुमा के इतना हटा देगा, पूछेगा क्या है तो आपको एडेनिन मानना होगा। ऐसे करके भी आपके सीधे बुक की ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलें अगला आते हैं पैराग्राफ, उस पर आते हैं बेटा प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट में आते हैं फटाफट। क्या है ये प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट? देखिए बेटा केमिस्ट्री के आधार पर अगर देखा जाए, हमारे यहाँ पे अगर देखा जाए जो बायोमॉलिक्यूल है इनको 2 पार्ट में तोड़ा, एक प्राइमरी दूसरा सेकेंडरी मेटाबोलाइट। कुछ केमिकल होते हैं बेटा, देखिए कैसे नाम है। अगर देखा जाए हाउ इफ वन वेयर टू मेक लिस्ट ऑफ बायोमॉलिक्यूल, लिस्ट तैयार किया जाए थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्लूडिंग, बोल रहे हैं कि अमीनो एसिड जैसे हुआ, शुगर हुआ, एटसेट्रा, मतलब फैटी एसिड वगैरह आ जाए, ये सब जितने होते हैं सबके सब, इसका मतलब है ये प्राइमरी मेटाबोलाइट। दिया नहीं है, ये चीज आपको जानना है। ये है प्राइमरी मेटाबोलाइट का एग्जाम्पल, बहुत धड़ल्ले से बेटा पूछा जा सकता है। आगे देखेंगे
In animal tissues, one notices the presence of all such category compounds showing figure जो पीछे दिखाया गया, these are called primary metabolites, जो कि हमने ऊपर. However, when one analyze plant, fungal, microbial, जब ये बोल रहे हैं हम एनालाइज करें प्लांट हो, फंजाई हो, चाहे माइक्रोबियल सेल हो, one would see thousands of compound, these called primary metabolites. ये फिर से वही primary metabolite की डिफिनीशन दे रखे हैं. आगे देखिए एग्जाम्पल यहाँ लिख रखा है बेटा, जस्ट आगे देखिए अब चीजें बदलेंगी आपकी. एग्जांपल अल्कोलाइड, ये सब चीजें हैं सेकेंडरी के लिए. आगे कंफ्यूजन होता है कि अल्कोलाइड है, फ्लेवोनाइड, रबर, इसेंशियल, ये सब जितने हैं सबके सब ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट के लिए एग्जांपल दे रखा है. बहुत धड़ल्ले से पूछा जाएगा, हिट क्वेश्चन में से ये गिनती होती है, थोड़ा सा टफ लगता है बेटा, ध्यान देंगे. आगे फिर से अगर देखिए कुछ एंटीबायोटिक दवाइयां हैं, कलर्ड पिगमेंट्स है, सेंट्स, गम्स, ये सब जितने हैं, स्पाइसेस मतलब मसाला, ये सब जितने हम लोग महका हुआ तेल, देखिए ये तेल जो भी है गम का हुआ, गम्स हो चाहे सेंट हो जो हम लोग मारते हैं, ये सब के सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट के पार्ट हैं. वाइल प्राइमरी मेटाबोलाइट हैव आइडेंटिकल फंक्शन, यहाँ पे लिख रहा है प्ले रोल इन द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. वी डू नॉट एट द मोमेंट अंडरस्टैंड द रोल ऑफ द फंक्शन ऑफ द ऑल सेकेंडरी मेटाबोलाइट को हम लोग को फंक्शन नहीं समझ में आता ये बोल रहे हैं, लेकिन उनके भी बहुत लाइफ में बेटा इंपॉर्टेंस रहेंगे. कई बार का हिट क्वेश्चन है. देखेंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट जो होता है प्रेजेंट इन ऑल टाइप सेल, ये इसके बारे में अगर एक निष्कर्ष निकालें, प्रेजेंट इन ऑल टाइप सेल, ये करके आपके बुक में क्वेश्चन देगा. बाकी सेकेंडरी मेटाबोलाइट के लिए आपको ध्यान देना, ये जो लैंग्वेज है ये फंजाई, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट के लिए लिखा है बेटा, ध्यान देना. थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा है यहाँ पे, ध्यान देना. सेकेंडरी मेटाबोलाइट पाया जाता है प्लांट, फंजाई, माइक्रोबियल, यहाँ से भी निकाल सकते हैं. और अक्सर हम लोग प्लांट के जितने भी मेटाबॉलिक यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट चाहे जो भी निकल रहे हैं, चाहे वो अल्कोलाइड हो, चाहे फ्लेवोनाइड हो, रबर, इसेंशियल ऑयल, चाहे कुछ माइक्रोब्स वगैरह हम लोग दवाइयाँ बनाते हैं, जो चाहे फंजाई हो, चाहे बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ बना रहे हैं, चाहे वो प्लांट के फूल वगैरह से देखिए इत्र ले हम लोग, चाहे सुगंध गम का हुआ तेल बनाए, चाहे गम्स वगैरह हो, एक पत्थर वगैरह से हम खींच के जाते हैं, कुल्हाड़ी मार देते हैं, बरगद में वहाँ से निकलता है कुछ लैटेक्स, उसको भी बोलते थे दूध निकल रहा है ससुरा, वो भी सब लोग, वो सब क्या है, वो सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, ध्यान देंगे. चलें, ये सब के सब हम लोग जो यूज़ करते हैं, कुछ अपने खाने पीने में मसाले के रूप में यूज़ करते हैं बेटा, ध्यान देंगे. आते हैं एक चार्ट यहाँ बना है, चार्ट पे बाद में, बट यहाँ देखिए हाउ एवर दे आर यूजफुल टू ह्यूमन के लिए जो यूजफुल होते हैं, दैट इज रबर हुआ, स्पाइस, सेंट, गम का हुआ तेल, ये सब के सब इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस के लिए भी होते हैं. इससे सब लोग अपना आपस में जानते रहेंगे, जो यूज है तो ठीक ही है, लेकिन इसके अलावा इसका कमर्शियल यूज होता है बेटा आर्थिक महत्व के लिए. कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट की एक लिस्ट है, जैसे पिगमेंट होता है पौधों में, चाहे कैरोटीन, एंथोसायनिन, जैंथोफिल, ये सब जितने होते हैं, क्लोरोफिल, जैंथोफिल, पिगमेंट बोले जाते हैं सिंपल से. अल्कोलाइड होते हैं बेटा, जैसे मार्फिन, कोडीन, ये सब जो होते हैं हम लोग देखते हैं ढेर सारे कुछ ऐसे पौधे होते हैं जहाँ से ये सब निकाले जाते हैं, ड्रग्स वाले चैप्टर में पढ़ाए जाते हैं. टर्पिनॉइड रहते हैं, यहाँ टर्पिन लगे रहते हैं. इसेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल हो, ये सब जितने हैं, चमेली तेल, ये सब जो भी है सब इसेंशियल. ये पूछा जाता है. टॉक्सिन पे टिक करेंगे, TAR, टार नाम से रटे रहोगे, TAR, टा से है टॉक्सिन, आ से एब्रिन, रेसिन. तार बिजली से पातर, गाना सुने हो, तार सही हो या जो भी है. टार मतलब टॉक्सिन, एब्रिन, रेसिन हो, ध्यान देंगे. लेक्टिन है, कनकेनावलिन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भैया टिक कर लोगे, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है. LC ट्रेन चलती है लखनऊ कानपुर वाला, ये LC, तो LC मतलब जानते रहे लखनऊ कानपुर. लेक्टिन के एग्जांपल करेंगे. ड्रग्स पे आते हैं, ड्रग्स है विनब्लास्टिन एंड कुरकुमिन. कुरकुमिन मतलब हल्दी से कुरकुमा एमाडा जो पौधा वहाँ से निकलता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करता है. अक्सर पुराने पहले जमाने में भैया कहीं चोट अभी भी हो जाए, फिसल जाते हैं हम लोग, तो हल्दी प्याज वगैरह जो छोपते थे पीस पास के, ये हल्दी जो है वहीं से आता है बेटा, कुरकुमा एमादा, हल्दी वाले जो पौधे कुरकुमा एमादा नाम वहाँ से. विनब्लास्टिन है, इसी की जुड़वा भाई एक है विनक्रिस्टिन भी, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे विनक्रिस्टिन भी. तो विनब्लास्टिन और इसका एक भाई है विनक्रिस्टिन, ये दोनों जो ड्रग है एंटी कैंसरस है. विनक्रिस्टिन ये है बेटा कैंसर के ट्रीटमेंट में मदद किया जाता है, इस दवा से यूज करके लोग ट्रीट करते हैं. एंटी कैंसरस ड्रग में इनका यूज है. कई बार का हिट क्वेश्चन है विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन बेटा पूछा जाता है. आगे आते हैं, ये जो दवा ऑब्टेन करते हैं हम लोग, कैथारैंथस रोजियस एक पौधा है, कैथारैंथस रोजियस पौधे से ऑब्टेन, कैथारैंथस है, ध्यान देंगे, उससे ये विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन ड्रग निकाला जाता है, ध्यान देंगे. आगे देखिए रबर हो, गम्स, ये सेल्यूलोज, ये सब पॉलीमर होते हैं, सबको पता है बेटा, आपको अक्सर बुना है, यस, ये सब रबर पढ़ाए गए होंगे पॉलीमर वाले चैप्टर में, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं आप लोग. चलें आगे की कहानी करते हैं बेटा, ये भी कहानी हुआ खत्म. आगे देखिए वन ऑफ दोज विच है मॉलिक्यूलर वेट, कुछ आते हैं यहाँ पे
दे रखा है एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन और ये सब चीज़ें पे आए। तो यहाँ पे कुछ बायो मैक्रो मॉलिक्यूल कौन से होते हैं और माइक्रो मॉलिक्यूल कौन होते हैं ध्यान देंगे। तो माइक्रो मॉलिक्यूल का नाम ये सिंपली मॉलिक्यूल भी होता है, जानते रहेंगे, जिनका मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर वेट यहाँ देखें लेस देन 1000 डाल्टन से कम होगा, ऐसे मॉलिक्यूलर वेट का बायो मैक्रो मॉलिक्यूल का ही नाम है माइक्रो मॉलिक्यूल। ये ध्यान देंगे, इसी के नाम छोटे होते हैं इसलिए नाम सिंपली बायोमॉलिक्यूल। कुछ ऐसे बायोमॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है बेटा और ये पाए जाते हैं इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड मैक्रोमॉलिक्यूल या फिर बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमैक्रोमॉलिक्यूल्स। बायोमैक्रो है इसी के नाम मैक्रोमॉलिक्यूल अकेले लिखते हैं। माइक्रोमॉलिक्यूल छोटा होगा चूंकि 1000 डाल्टन से कम मॉलिक्यूलर वेट, इसका नाम है सिंपली बायोमॉलिक्यूल। ध्यान देना, यही मेन फंडा आपको फॉलो करना है। इस तरह से बायो मैक्रोमॉलिक्यूल हो चाहे बायो मैक्रोमॉलिक्यूल या मैक्रोमॉलिक्यूल हो, इसमें कौन कौन से आते हैं आपकी बुक में दे रखा है। प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, पॉलीसैकेराइड। मैक्रोमॉलिक्यूल में कौन कौन सा है यही हमको पढ़ना है। प्रोटीन है बेटा, न्यूक्लिक एसिड है, ये ध्यान देंगे, पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड, लिपिड, ये जो चार हैं ये चारों के नाम जानते रहेंगे मैक्रोमॉलिक्यूल। ये और पाए कहाँ गए इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। ये मैक्रोमॉलिक्यूल कहाँ पाएंगे भैया, इनसॉल्युबल फ्रैक्शन रट लेना बेटा, बहुत धड़ल्ले से हर हेडिंग में पहली लाइन यही बनेगी। प्रोटीन कहाँ पाया गया इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में, मैक्रोमॉलिक्यूल चारों ध्यान दें। यहाँ हम देखेंगे एक कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, काम की है बेटा। देखा जाए लिपिड जो होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, फिर भी ये रखा गया मैक्रोमॉलिक्यूल में। लाइन लिपिड हुज मॉलिक्यूलर वेट डू नॉट एक्सीड, इसका मॉलिक्यूलर 800 डाल्टन से ज्यादा नहीं होता, बट फिर भी ये रखा गया है मैक्रोमॉलिक्यूल में। क्यों? चूंकि इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाया गया, इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाया गया, दैट्स व्हाई लिपिड को रखा गया है मैक्रो में। फिर भी क्योंकि इसका 1000 से कम है, होना चाहिए थे माइक्रो में, बट मैक्रो में चूंकि इनसॉल्युबल में। ये क्वेश्चन आते हैं। इस तरह से हमने सिंपलेस्ट वे में आपको बता दिया पूरा कहानी। आगे चलते हैं भैया लाल, जस्ट देखें आगे कुछ कहानी बहुत कम ही काम की है, बट आपको दूर दूर लिखा है बेटा। कभी कभी हम लोग को अगर देखा जाए कोई पत्ती उत्ती रगड़ दिया जाए इसको, अगर उसमें ढेर सारे सेल मेम्ब्रेन होगा, टिश्यू को पीस दिया जाए बेटा, डिस्टर्ब किया जाए, तो उसका मतलब उसके अंदर फास्फोलिपिड है और ये गोल गोल छल्ले बन जाएगा, विच इज नॉट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल नहीं होगा। इसका मतलब कि जो सेल मेम्ब्रेन उसमें फास्फोलिपिड थी भाई मेरे। आगे देखेंगे बेटा, ये इनसॉल्युबल पूल में पाया गया है लिपिड्स, इसलिए यहाँ पे बोला इनसॉल्युबल पूल में पाया गया है। लिपिड आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमॉलिक्यूल, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 से कम है। द एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट करता है रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। आगे चलते हैं, जो जो काम की लाइनें हैं। अगली लाइन बेटा, वाटर इज द मोस्ट अबेंडेंट केमिकल लिविंग इन द ऑर्गेनिज्म। सबसे ज्यादा मोस्ट अबेंडेंट मात्रा में जो है वाटर ही लिविंग बॉडी में पाया गया। हमने बताया 70 से 90% लिविंग सेल के बायोमास बना रहा था। ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, कई बार का हिट क्वेश्चन है भाई मेरे, इसको कर लेंगे। आगे चलते हैं, एक एक करके हम लोग बायोमैक्रोमॉलिक्यूल प्रोटीन के बारे में आते हैं भैया लाल। प्रोटीन पे पढ़ते हैं बेटा, फोकस करते हैं हम लोग प्रोटीन की कहानी। आगे देखिए एक चार्ट यहाँ बना है, इस चार्ट में बस इतना देखेंगे बेटा। इसमें कभी कभी परसेंटेज देख के पूछते हैं। एक लिविंग कंपोजिशन बताया, कंपोजिशन ऑफ सेल, तो इसमें कंपोनेंट वाटर लगभग 70 से 90% पूछा जाता है। प्रोटीन जो है 10 से 15, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड ये है, न्यूक्लिक एसिड 5 से 7, आयन ये है। इसको वॉल पेपर नकली नाम से लेते हैं, सबसे वॉल पेपर न क, ये देखेंगे ल आई, ये ध्यान देना आपको। वाटर है, प्रोटीन है, ये है आपका जस्ट देखिए न्यूक्लिक एसिड है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट है बेटा, लिपिड है, आयन भार 1 डंडा। ध्यान दें, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने तोड़ा जो है, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार सबसे ज़्यादा जो है ये है, मैक्सिमम अमाउंट में आपको दिख रहा है। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में वॉल पेपर नकली, नकली नाम से रटे रहेंगे, आपको कभी भी भूलेगा नहीं। वॉल पेपर मतलब सबसे ज़्यादा वाटर पाया गया, वॉल पेपर के बाद सेकंड हाईएस्ट प्रोटीन है, ध्यान देना है। वॉल पेपर नकली को थर्ड पे है 5 से 7, थर्ड नंबर पे ये है न्यूक्लिक एसिड। तो ये ट्रिक आपको धांसू फॉलो होना चाहिए भैया लाल। इधर आएंगे, आगे चलते हैं बेटा, कुछ कहानी और देखें। ये हो गया है पूरा कहानी। प्रोटीन पे आते हैं भाई मेरे। प्रोटीन क्या है बेटा, अगर आपको दिखाना चाहें हम प्रोटीन की पहले थ्योरी देखेंगे। प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना है, और प्रोटीन जो बना होता है लगभग 20 तरह के अमीनो एसिड बेटा बनाती हैं, वही चीज़ पूरा यहाँ पे है। कौन सा बांड पाया गया प्रोटीन में? पेप्टाइड बांड होगा। ध्यान देंगे, जैसा कि आपको आगे दिखाया भी जाएगा। अभी पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड होता है, ये ढेर सारे अमीनो एसिड जुड़ के प्रोटीन बनाते हैं। 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है, जैसे एलिनिन, सिस्टीन, प्रोटीन, ऐसे करके ढेर सारे होते हैं। ए प्रोटीन इज ए हेट्रोपॉलीमर ऑफ नॉट ए होमोपॉलीमर। प्रोटीन कैसा होता है? हेट्रोपॉलीमर। ये भी क्वेश्चन आता है बेटा। होमोपॉलीमर अगर होता तो एक ही तरह से मोनोमर रिपीट होते हैं, उससे होमोपॉलीमर। ढेर 2 से या अधिक टाइप के आ जाएं तो उसको बोलते हैं हेट्रोपॉलीमर। नीचे आएंगे भाई मेरे, कुछ चीजें और यहाँ पे दे रखा है बेटा।
अबाउट द अमीनो एसिड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। देखिए इंपॉर्टेंट एज लेटर इन योर न्यूट्रिशन आगे दे रखा है लेसन्स यू विल लर्न दैट सर्टेन अमीनो एसिड आर इसेंशियल टू फॉर आवर हेल्थ। कुछ अमीनो एसिड हमारे लिए बेटा इसेंशियल होते हैं टू बी सप्लाइड थ्रू दी डाइट, हेंस डाइटरी प्रोटीन्स आर सोर्स ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड। ऐसे अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती, जो हमको बाहर से लेना पड़ता है, उसे इसेंशियल बोलेंगे। जो बॉडी खुद बना ले अमीनो एसिड उसको नाम बोल देंगे नॉन इसेंशियल, क्योंकि जरूरत तो है ही नहीं, जरूरत होगी तभी तो कमी महसूस होगी, ये ध्यान देना है बेटा। इस तरह से जो भी हमने शुरू में बताया था, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल दो टाइप के अमीनो एसिड होते हैं। तो इसेंशियल बेटा जो होगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल वाली हमारी बॉडी नहीं बनाती जो कि हमको फूड से बाहर से लेना पड़ रहा है। आगे चलते हैं, डाइटरी प्रोटीन्स के बारे में पूरी कहानी खत्म हो गई है, मैंने उन पॉइंट हमने दिखा दिया बेटा। आगे चलते हैं, कुछ बातें इन्होंने दे रखा। प्रोटीन जो होता है मेनी फंक्शन कैरी करता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, चाहे ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस दी मेम्ब्रेन, ये फंक्शन दे रखा प्रोटीन बेटा, चाहे ये इन्फेक्शन से बचाए कुछ प्रोटीन, चाहे वो हार्मोन के रूप में काम करे, चाहे एंजाइम, क्योंकि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, लगभग आप जानते हैं एक्सेप्ट राइबोजाइम। तो ये कहानी जानते रहेंगे बेटा। प्रोटीन यहाँ पे देखें इसके ढेर सारे फंक्शन दिए हैं, इसीलिए कुछ फॉर्म ऑफ प्रोटीन दिया है। अगर आपको ध्यान दें कुछ प्रोटीन के फॉर्म दिए, प्रोटीन के जैसे नाम यहाँ कोलेजन है, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, ग्राउंड सब्सटेंस दो सेल उसके बीच के अंदर ग्राउंड सब्सटेंस की तरह काम कर रहा है बेटा, ध्यान देंगे। कोलेजन, एंजाइम में देखें ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन पाचन एंजाइम, इंसुलिन भी जानते रहेंगे एक तरह से एंजाइम है, सॉरी यहाँ पे जानते रहेंगे इंसुलिन हार्मोन है, लेकिन आप जानते रहेंगे चूंकि अभी बताया है कि ये प्रोटीनिशियस है, प्रोटीन वाला हार्मोन, इस वजह से यहाँ पे दे रखा है। चलें, ये प्रोटीन का बना हुआ है इसलिए यहाँ पे नाम ऐसा दिया। आप सोचेंगे क्यों दिया है, क्योंकि ये प्रोटीन के ढेर सारे डिफरेंट रूप दे रखे हैं चार्ट में। एंटीबॉडी देखिए बेटा, एंटीबॉडी भी प्रोटीन होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, ध्यान देंगे, फाइट करते हैं अगेंस्ट इन्फेक्शन, जो भी वार्म्स जो भी आते हैं माइक्रोब्स हमारी बॉडी में, उनसे लड़ने की मदद करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। रिसेप्टर देखिए बेटा, सेंसरी हो चाहे रिसेप्शन, स्मेल, ये यहाँ भी प्रोटीन का रोल है, ध्यान देंगे। ग्लूट4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जी फॉर ग्लूकोज, GLU फॉर ग्लूकोज, T फॉर है ट्रांसपोर्ट। ये है ग्लूकोज, T फॉर है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ये इसका फंक्शन देखिए, इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट में ये प्रोटीन मदद करती है। ग्लूट4 कोई कुछ प्रोटीन है, ध्यान देंगे इसका फंक्शन है ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने में बेटा, ये मदद कर रहा है, कैरियर की तरह काम कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। इस तरह से ये पूरी कहानी जो आपको पढ़ाया गया बेटा इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे की कहानी में आए जहाँ जहाँ मेल लाइन है, एक लाइन और यहाँ पे दे रखा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा भाई मेरे। कोलेजन जो होता है इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन एनिमल, एनिमल के अंदर अगर देखा जाए, चाहे जो भी अगर क्वेश्चन आपसे पूछे, एनिमल हो चाहे मैमल्स कोई पूछ दे, हम लोग इसके अंदर कोलेजन इज द मोस्ट एबंडेंट टाइप प्रोटीन है, ध्यान देंगे। बट रूबिस्को जो होता है शॉर्ट फॉर्म, रूबिस्को बोलते हैं राइबोजो बाइफॉस्फेट पूरा नाम है, इज मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द होल, चाहे प्रोटीन बोले चाहे एंजाइम बोले बेटा। रूबिस्को जो है एंजाइम है, और ऑल एंजाइम मैक्सिमम जो होती है सब प्रोटीन है। कोई पूछे पृथ्वी पे या ब्रह्मांड में या बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा कौन सी प्रोटीन पाएगी, कौन सी एंजाइम, रूबिस्को, तो जान देंगे बेटा। प्लांट के अंदर पूछिए, चाहे ब्रह्मांड बायोस्फीयर पूछे, चाहे प्लांट में पूछे सबसे ज्यादा एंजाइम, तो यही मानना रूबिस्को। चाहे बायोस्फीयर पूछे, चाहे लिविंग वर्ल्ड में पूछे, तो आपको यही मानना है। अगली हेडिंग पाएंगे हम लोग, पढ़ेंगे, जस्ट ये हुआ टॉपिक खत्म। अगली हेडिंग है पॉलीसैकेराइड। चलें, लिपिड हुआ आपका, देखिए आपने पढ़ा, फिर आपने पढ़ा है नाइट्रोजन बेस क्या, न्यूक्लियोसाइड क्या है, एक एक करके अमीनो एसिड प्रोटीन शुरू से अगर देखा जाए इतनी चीजें निपटा चुके, आते हैं पॉलीसैकेराइड पे भाई मेरे। चलो बेटा, पॉलीसैकेराइड की कहानी देखें क्या है। पॉलीसैकेराइड का मतलब समझे रहेंगे, कार्बोहाइड्रेट। पॉलीसैकेराइड के जस्ट मतलब समझें भाई मेरे, कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम लोग अक्सर सिंपल वे में बोलते हैं बेटा, ये है पॉलीसैकेराइड। अक्सर हम लोग इसको कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते रहेंगे। एसिड इंसॉल्युबल पैलेट में पाया गया, पहले ही बोला बायोमैक्रोमोलेक्यूल जो चारों है इंसॉल्युबल में ही पाए जाएंगे, ध्यान देंगे। आगे दे रखा है पॉलीसैकेराइड ब्रैकेट में ही नाम कार्बोहाइड्रेट, अंदर बायोमैक्रोमोलेक्यूल। पॉलीसैकेराइड लॉन्ग चेन होता है शुगर का, दे यार थ्रेड लाइक, ढेर सारे ये होते हैं बेटा, डिफरेंट मोनोसैकेराइड से मिलके बने होते हैं। फॉर एग्जांपल सेलुलोज, सेलुलोज देखिए हैं एक पॉलीमर है बेटा, जानते रहेंगे, जो कि बना होता है ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड जिसका नाम ग्लूकोज। सेलुलोज पॉलीमर किससे बना हुआ है, ग्लूकोज से मिलके बना है, इसलिए ये होमोपॉलीसैकेराइड एग्जांपल है। सेलुलोज किसका एग्जांपल है, होमोपॉलीमर बेटा, ध्यान देंगे। स्टार्च भी इसी तरह से होमोपॉलीमर है, ध्यान देंगे। पौधे के अंदर स्टोरेज का काम करता है बेटा, ध्यान देंगे। पौधे के अंदर स्टोरेज भोजन पूछे तो स्टार्च मारेंगे, ह्यूमन के अंदर पूछे, एनिमल के अंदर तो ग्लाइकोजन होता है, ध्यान देंगे बेटा। एनिमल है अंदर वेरिएंट ग्लाइकोजन, एनिमल के अंदर जो होता है ग्लाइकोजन होता है, ये स्टोरेज फॉर्म। इनुलिन होता है एक पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनुलिन पॉलीमर किसका बेटा, फ्रक्टोज का। इनुलिन ऑप्टेन होता है दहलिया वाले पौधे से निकालते हैं हम लोग, ये ध्यान देंगे बेटा। रूट ऑफ दहलिया, रूट ऑफ दहलिया, रूट है ऑफ दहलिया का पौधा, वहां से ये
पॉलीमर इनुलिन निकाला जाता है। ध्यान देंगे बहुत तगड़े से क्वेश्चन आता है। ए पॉलीसेकेराइड चेन ग्लाइकोजन द राइट एंड कॉल, ग्लाइकोजन की बात करते हैं बेटा तो र से राइट एंड, र से रिड्यूसिंग मार देना, लेफ्ट एंड जो होगा वो नॉन रिड्यूसिंग होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट हैज ब्रांचेस सोन इन द फिगर ऑफ कार्टून दिखाया, स्टार्च फॉर्म हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, स्टार जो होता है हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए आयोडीन के साथ ये टेस्ट देता है। आयोडीन होल्ड आयोडीन का मतलब ऐसे नहीं चपा के पकड़ा हुआ है, उसका मतलब है कि उससे क्रिया कर रहा है और टेस्ट देगा। ये हेलिकल पोर्शन स्टार्च आयोडीन जब टेस्ट देता है कैसा कलर आता है भाई मेरे, ब्लू कलर आता है। ध्यान देंगे बेटा सेलुलोज डज नॉट कंटेन, ये हेलिक्स सेलुलोज के अंदर नहीं है इसलिए होल्ड नहीं किया, इसका मतलब ये डज नॉट गिव टेस्ट, आयोडीन टेस्ट नहीं देगा, नॉट गिव आयोडीन टेस्ट, नॉट गिव आयोडीन टेस्ट ये नहीं देता है बेटा, ये ध्यान देंगे। चलें इतनी कहानी हमने आपको पूरा पढ़ा दिया। ये डायग्राम कार्टूनिक जैसे दिखाया था उन्होंने ग्लाइकोजन का, राइट एंड जानते रहेंगे बेटा रिड्यूसिंग और लेफ्ट एंड होता है नॉन रिड्यूसिंग। चले प्लांट सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, कुछ बातें इन्होंने दे रखा है सेलुलोज के बारे में, जैसे कि प्लांट के अंदर जो सेल वॉल होता है बेटा सेलुलोज का बना होता है, और ढेर सारे जो पेपर वगैरह हम लोग बनाते हैं, जो हम लोग लिखते हैं पेपर पे, ये प्लांट पल्प वगैरह जो होते हैं कॉटन फाइबर वहीं से निकाल के बेटा बनाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है ये पेपर कहाँ से आते हैं। देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड, नेचर में ढेर सारे कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है। दे हैव ए बिल्डिंग ब्लॉक्स अमीनो शुगर्स, केमिकली मॉडिफाइड शुगर है जैसे ग्लूकोसामाइन एंड एसिटिल गैलेक्टोसामाइन। नाग और नाम सुना होगा वही है बेटा NAG, नाग और नाम आप सुने वही है बेटा पूरा। दूसरा एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड, आर्थ्रोपोड का जो कुछ जैसे कि इंसेक्ट वगैरह मान लो बेटा, कुछ इंसेक्ट्स वगैरह दे उसको ऊपर गोलो देखो ऊपर से टच करे कॉकरोच बहुत हार्ड फील होते हैं, वही है एक्सो मतलब बाहर से इनका जो स्केलेटन है हार्ड फील होता है आर्थ्रोपोड का, ड्यू टू प्रेजेंस आप जानते हैं काइटिन की वजह से होता है। बहुत तगड़े से क्वेश्चन आता है, काइटिन की वजह से ये हार्ड होता है, बहुत तगड़े से पूछा जाता है। कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड आर मोस्टली होमोपॉलीपर, मतलब ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड मतलब अगर क्वेश्चन कोई पूछे काइटिन क्या है, काइटिन मोस्टली क्या है बेटा, तो काइटिन जो होता है काइटिन मोस्टली क्या होता है, मोस्ट ऑफ दी काइटिन है होमोपॉलीमर। लेकिन आप क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज होते हैं, कुछ थोड़े बहुत जो होते हैं मोर देन 60% होते हैं होमो, थोड़ा बहुत होता है आप जानते रहेंगे हेट्रो, इसलिए कहीं कहीं हेट्रो, दोनों ऑप्शन में से एक चूज करना हो तो होमो मारना है, काइटिन मोस्टली होमो। तो काइटिन जानते रहेंगे बेटा इंसेक्ट वगैरह में भी ये आर्थ्रोपोड में जो स्केलेटन बनाया, और सेल वाला फंजाई जानते रहेंगे, फंजाई का सेल वाल अगर कोई पूछे, फंजाई सेल वाल ये भी काइटिन का बना होता है। इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन आपके पुराने हो जाएंगे। आगे चलते बेटा न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में जानते रहेंगे दो मेन है यहाँ पे जानते रहेंगे, डीएनए आरएनए जो है उन्हीं को हम लोग न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं बेटा। ये है जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करते हैं डीएनए एंड आरएनए, इसका एग्जांपल है। एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में ये पाया जाता है, ये जानते रहेंगे जो कि है बायोमैक्रोमोलिक्यूल। आगे चलते दीजिए यार पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है, ढेर सारे वही बोला इन्होंने, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है जिसका एग्जांपल डीएनए आरएनए हमने दे रखा है। टुगेदर विद पॉलीसेकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड दीज आर कंप्राइज द ट्रू मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यू सेल। ये काम आगे चलते हैं बेटा, बिल्डिंग ब्लॉक है न्यूक्लियोटाइड, यहाँ आप देखें ये है पूरा का पूरा न्यूक्लिक एसिड बिल्डिंग ब्लॉक न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है, ध्यान देंगे बेटा। आगे अगर बढ़ते जाएं तो आपको मेन चीज़ें हम आपको दिखाएं, जिससे पीछे पैराग्राफ इन्होंने दे रखा है, ये बात हम पहले बता चुके हैं भैया। नाइट्रोजनस बेस एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन यूरेसिल होते हैं, ये आपको पहले जान। एडेनिन ग्वानिन जो सब्स्टिट्यूट प्यूरिन बोलते हैं, एडेनिन ग्वानिन जो शुरू होते हैं प्यूरिन बोलते हैं, और लास्ट वाले जो होते हैं रेस्ट उसको बेटा बोलते हैं पिरिमिडिन, ये ध्यान देंगे बता रखे हैं। आगे चलते हैं और अभी आपको दिखे ऊपर बता रखा है हेट्रोसाइक्लिक जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग दैट इज प्यूरिन है बेटा, जानते हैं पिरिमिडिन ये होते हैं हेट्रोसाइक्लिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर। शुगर जो होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये शुगर हो सकता है राइबोस शुगर या इसका नाम होता है डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सीराइबोस शुगर देखिए 2-डीऑक्सीराइबोस मतलब सेकंड डैश से ये एक ऑक्सीजन कम हो जाता है, 2-डीऑक्सीराइबोस पाया जाता है डीएनए में, और आरएनए में होता है राइबोस। यहाँ दिखा है डीऑक्सी पाया गया है डीएनए के अंदर, वाइल दैट द आरएनए के अंदर जो पाया गया है बेटा राइबोस, या इसीलिए नाम इसका राइबोन्यूक्लिक एसिड। चलें स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पे आते हैं। आपने प्रोटीन ऊपर देखा था, प्रोटीन के बेटा अगर देखा जाए ऊपर की कहानी अगर हटाए, हेट्रोपॉलीमर हम लोग जानते हैं होता है, 4 टाइप के स्ट्रक्चर देखे गए हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी एंड टर्शियरी से। बहुत ईजी है, एक धागा बचपन में आप देखें लट्टू टू नचाया होगा, इसे वाला जो चुसनी वाला धागा ससुर आता था, ऐसे लटाओ ना सर टूट जाता था, खा जाते गप्पे हम लोग, तो वही है धागा समझो। प्रोटीन अभी एक धागा इसे खींचे रहोगे तो लीनियर रहेगा भाई मेरे, लीनियर रहेगा, वही है देखो ये द सीक्वेंस ऑफ, एक ये जान लें उसी धागे ढेर सारे अमीनो एसिड ऐसे फिट कर दो, तो अमीनो एसिड का सीक्वेंस हम लोग काउंट कर लें, उसका पोजीशन पता कर लें बेटा, ये इन्फॉर्मेशन ये प्राइमरी वाला ही देता है। आगे अगर देखें इन्होंने दे रखा है पूरा आप ये प्रोटीन इमेजिन करो, एक लाइन लेफ्ट एंड राइट साइड की तरह इमेजिन करो, एंड राइट एंड का नाम हो जाता है भाई लास्ट, ये देखिए फर्स्ट अमीनो एसिड एंड द राइट एंड रिप्रेजेंट बाय द लास्ट। चलिए अभी आपको बताते हैं क्या है लेफ्ट राइट। पहले ये समझे धागा, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर अगर धागा है तो इसका शेप पूछता है कैसा मारोगे, लीनियर
प्राइमरी क्या हमारा वैसे है लीनियर, यहाँ कौन है अमीनो एसिड, यहाँ कौन है बेटा, इसको काउंट कर लोगे ना धागा ऐसे सीधा रहेगा। इसलिए बोलते हैं पोजीशन बताएगा अमीनो एसिड, पोजिशनल इन्फॉर्मेशन करना हो अमीनो एसिड का तो कौन से स्ट्रक्चर चूज करोगे, प्राइमरी ध्यान देंगे। चले अभी आपको हम डायग्राम दिखाते हैं बेटा, पूरी कहानी में आपको और भी चीज़ें समझ में आएगी, बहुत इजी लगेगी, बहुत इंपॉर्टेंट करके क्वेश्चन भी आया है। फर्स्ट अमीनो एसिड का नाम है एन टर्मिनल, सेकंड का नाम है सी टर्मिनल। चलें अब यहाँ देखिए ये चीज़ है, यहाँ पे एक धागा जस्ट दिखाया है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऐसे है देखिए, उसके बाद ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऐसे हेलिकल दिख रहा है बेटा, ये समझ में आना चाहिए, हेलिकल अल्फा हो सकता है बीटा। ये जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर, अगर हम ये देखें प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का है लीनियर ऐसे है धागा, ये लीनियर धागा है, सीधे सीधे रहेगा। इस धागे में देखिए ये ऐसे ऐसे उलझा है हेलिकल, तो इसीलिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होगा आपके कोई पूछे ये हेलिकल स्ट्रक्चर मार देना बेटा, अल्फा सीट और बीटा सीट होते ध्यान देंगे। टर्सरी स्ट्रक्चर देखेंगे हॉलो उलन बॉल की तरह दिख रहा है, टर्सरी स्ट्रक्चर ऊन का गोला देखो ऐसे ऊन का गोला है तो हॉलो उलन बॉल, ये टर्सरी स्ट्रक्चर है जो हॉलो उलन बॉल की तरह दिखता है, और क्वार्टरनी स्ट्रक्चर का से है क्यूब की तरह, ऐसे करके ये क्यूब बन चुका है ध्यान दें। तो का से क्वार्टरनी, का से ये क्यूब लाइक दिखेगा, ढेर सारे स्फीयर ऐसे बन जाते हैं क्यूब लाइक। तो यहाँ पे चारों स्ट्रक्चर बहुत ही ईजी वे में, बहुत ईजी में देखिए, धागा खींचे रहोगे लीनियर रहेगा प्राइमरी, धागा ढील कर दो तो ऐसे गोल गोल छल्ला बनेगा तो हेलिकल हो जाएगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा हुआ, हेलिकल मार देना। वही धागा को ऐसे उनका गोला बना दो, गोल मूल करके गोला बन गया, उनका गोला तो नाम हो गया टर्सरी, हेलिकल हो गया है, सॉरी ये टर्सरी जो हो गया है हॉलो उलन बॉल की तरह। वही उनका गोला एक के ऊपर एक ऐसे गोला बनाते चले जाओ, ये गोला बन जाएगा क्यूब की तरह, तो नाम हो जाएगा क्वाड्रेंट, खत्म। धागा एक ही है बेटा, वही घुमाते फिराते सभी स्ट्रक्चर हमने शॉर्टकट आपको दिखा दिया है एकदम इजी वे में। चलिए कुछ डिफिनीशन आपके बुक का मैं यहाँ लाता हूँ फटाफट। धागा के कहानी अगर देखें, एक चीज़ और बता दें, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो पोजिशनल इन्फॉर्मेशन, ये पूरा देखें लीनियर थ्रेड था, तो यहाँ जो होगा ये होता है अमीनो एसिड एन टर्मिनल। ये जो फर्स्ट अमीनो एसिड होता है बेटा, जैसे ये फर्स्ट अमीनो एसिड का नाम होता है देखें दैट इज एन टर्मिनल, और यह भी जो ऊपर लिखा था दिस इज द सी टर्मिनल, ये फर्स्ट अमीनो एसिड था। ये अगर लास्ट अमीनो एसिड इसको माने, लास्ट अमीनो एसिड धागे का है दैट इज कॉल्ड एज सी टर्मिनल। ये बहुत इजी वे में हमने बता दिए, इसको अच्छे से मेरे भाई लोग कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। सी टर्मिनल जो होगा ये लास्ट अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है देखो, और एन टर्मिनल जो है बेटा ये फर्स्ट अमीनो एसिड को बता रहा है, और सी टर्मिनल जो हुआ है ये राइट साइड है, ये राइट साइड पाया गया है, और फर्स्ट अमीनो एन टर्मिनल है ये है लेफ्ट साइड है, ये ध्यान देंगे। बस यही धागा मन में जो रटे रहेगा उसकी कहानी बहुत ईजी। ये है धागा, ये धागा है एक स्ट्रेट धागा है, तो लीनियर चीज़ है। इसी धागे पे ये अमीनो एसिड कहाँ कहाँ कौन कैसे पाया गया है उसका पोजीशन बेटा प्राइमरी ही बता पाएगा। लास्ट वाले का नाम जानते हैं सी है, और फर्स्ट वाले का नाम है एन टर्मिनल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस तरह से इतने क्वेश्चन थे प्राइमरी से। आते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर बता रहे हैं, देखिए एक धागा है तो उसको फोल्ड करके हमने हेलिक्स बना लिया, ये हेलिक्स बन जाएगा, इसलिए इसको जानते रहेंगे। और ये जो हेलिक्स बनता है बेटा अक्सर ये राइट साइड घूमते चला जा रहा है, प्रोटीन थ्रेड अरेंज इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, प्रोटीन राइट हैंडेड जानते रहेंगे, राइट हैंडेड होते चला जाएगा, इंपॉर्टेंट रहता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखिए फोल्ड हो गया है, यही फोल्डिंग जो बना है सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, और ये हेलिकल होता है। कोई पूछा सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन कैसा होता है, हेलिकल। हमारा प्राइमरी कैसा था, चेन जो था लीनियर था, और ये हेलिकल हो गया। टर्सरी स्ट्रक्चर में आएंगे बेटा, अगर यही जो उनका गोला है देखें हॉलो उलन बॉल, ऐसा गोला बन जाए उलन बॉल की तरह, हॉलो उलन बॉल की तरह, दैट इज टर्सरी स्ट्रक्चर बन जाएगा, ध्यान देंगे। और ये टर्सरी स्ट्रक्चर जानते हैं, टर्सरी थ्री डायमेंशनल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थ्री डायमेंशनल भी कौन देगा, टर्सरी मारना, बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म ही यही होता है, ध्यान देंगे। आगे आते नीचे बहुत धड़ल्ले से बेटा क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। टर्सरी वाला जो पार्ट है दैट इज टर्सरी, ये थ्री डायमेंशनल व्यू देता है। और दूसरा जानते रहेंगे भाई मेरे, यही होता है बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन, टर्सरी ही मारना, बहुत धड़ल्ले से। दो क्वेश्चन ट से ट को सटा देना भाई मेरे, इजी रहेगा। आते हैं बेटा क्वार्टरनरी पे। क्वार्टरनरी जो स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, ये जस्ट होता है क्यूब टाइप होता है, और इसको कैसे बना हुआ है जस्ट देखिए, यहाँ पे एक स्फीयर जो था एक दूसरे के ऊपर ऐसा अरेंज हुआ है चढ़ के, ये बना दिया है क्यूब या फिर प्लेट लाइक। का से क्यूब या प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बने तो ये का से क्वार्टरनरी मारना, का से क्यूब और का से, ऐसे आपको मन में याद रहेगा भाई मेरे। चलो बेटा क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में ही इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है। हीमोग्लोबिन जो होता है, एडल्ट हीमोग्लोबिन की बात करें, ये बना होता है 4 सब यूनिट से, जिसमें 2 अल्फा है और 2 बीटा होते हैं, ध्यान देंगे 2 अल्फा 2 बीटा।
ये है अल्फा, 2 सब यूनिट अल्फा के होते हैं और 2 पाए गए हैं बीटा के, ये ध्यान देंगे। ह्यूमन के एडल्ट हीमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट, ध्यान देंगे। अगर बेटा ह्यूमन के अंदर न पूछा जाए ह्यूमन की कहानी, तो अगर फीटल हीमोग्लोबिन की पूछ दें तो फीटल हीमोग्लोबिन में फीटल हीमोग्लोबिन जानते रहेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, 2 अल्फा, बीटा नहीं यहाँ पे होगा 2 गामा मार देना, क्वेश्चन धड़ल्ले से पूछा गया। यहाँ भी 4 सब यूनिट है लेकिन 2 अल्फा के बाद 2 गामा है, लेकिन एडल्ट में दोनों अल्फा और बीटा थे, ये ध्यान देना है। फिटस वाली बात हमने आपको बता दिया, धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चलते हैं भाई मेरे, नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर। आखिर पॉलीमर है उसमें कुछ बॉन्ड तो होंगे जो कि जोड़ते होंगे, तो आपको फटाफट बता दे बेटा। प्रोटीन है तो पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन में जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है जानते रहेंगे, ये पेप्टाइड बॉन्ड पहला जो अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और नेक्स्ट अमीनो एसिड के बीच रिएक्शन हुआ, अमीनो ग्रुप के बीच रिएक्शन होता है, क्वेश्चन पूछे COOH, इसके बीच जो रिएक्शन हुआ वहीं से बनता है पेप्टाइड बॉन्ड और उसी दौरान एक पानी निकल जाता है, मॉलिक्यूल वाटर निकलता है, इसलिए डिहाइड्रेशन। जानते रहेंगे बेटा यहाँ पॉलीसेकेराइड में चाहे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो, पॉलीसेकेराइड में ग्लाइकोसिडिक चाहे बॉन्ड बने, चाहे प्रोटीन में जब वो पेप्टाइड बॉन्ड बने, इसके दौरान डिहाइड्रेशन होता है, पानी बाहर जाता है, ध्यान देना है। प्रोटीन जब बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड उसके अंदर रहेगा, ध्यान दें, पेप्टाइड बॉन्ड जब बनता है COOH और इसके बीच बनेगा, ध्यान दें। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फाउंड इन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेकेराइड में बनता है ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस तरह से आगे देखिए बेटा, न्यूक्लिक एसिड के अंदर अगर कोई पूछे द हाइड्रोजन बॉन्ड फाउंड बिटवीन द कार्बन अप टू एडिशन, चल हटाए। न्यूक्लिक एसिड में आते हैं फास्फेट मोइटी जो पाया जाता है, अगर किसी न्यूक्लिक एसिड के अंदर अगर फास्फोरस 3' पहले कार्बन से जुड़ा है तो अगले वाले न्यूक्लियोटाइड के शुगर से जुड़ेगा 5' ये इंपॉर्टेंट है, पहले 3' अगले के 5', या इसे पूछो उल्टा, पहले के 5' से तो अगले वाले के 3' से, सॉरी, ऐसे करके होता है बेटा। आगे द बॉन्ड बिटवीन द फास्फेट एंड हॉक्सो ग्रुप ऑफ एस्टर बॉन्ड, एक साइड होगा एस्टर बॉन्ड, दोनों साइड से मिला के इसको जोड़ देते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। कोई पूछे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहाँ पाया गया है तो न्यूक्लिक एसिड में, न्यूक्लिक एसिड में पाया गया है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, पॉलीसेकेराइड पाया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड पास है प्रोटीन, कभी भूलेगा नहीं, इधर ध्यान देंगे। एक और बॉन्ड पे आते हैं जो दिया नहीं है, और जेम्स बॉन्ड ना सोचना सर जेम्स बॉन्ड बताएं, हाँ चले एक और बताएं, बिटवीन नाइट्रोजनस बेसिस, बिटवीन नाइट्रोजनस बेसिस, आप जैसे कि जानते हैं नाइट्रोजन बेस एडेनिन जुड़ता है बेटा थाइमिन से, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। नाइट्रोजन बेस के बीच आपको पहले आंसर में बोलूं, पहले आंसर है कि हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाएंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा देखें एग्जांपल अगर पूछे, एडेनिन जुड़ता है चूंकि थाइमिन से, तो यहाँ पे ये देखिए ऐसे ऐसे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, G जुड़ता है C से, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ G और C के बीच है। क्वेश्चन बहुत धड़ल्ले से, A और T के बीच जो पाया गया है यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये ध्यान देंगे, ऐसे बॉन्ड जैसा दिखा दिया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, A T से, T फॉर ट्वाइस रटे रहना, T में T से ट्वाइस रटे रहेंगे, तो आपको ये ध्यान देगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है A और T के बीच। चलें ये कहानी हुई खत्म। आते बेटा न्यूक्लिक एसिड के बारे में देखा जाए, अगर मोस्टली देखें यहाँ पे जो जेंटीमोटल डीएनए होता है, डीएनए का यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पूरा दिखाया है। वाटसन क्रिक ने पूरा डीएनए डबल हेलिकल मॉडल जो पूरा दिया था 1953 में पूरा मॉडल आया, और ये दोनों जो चेन होती है आपस में एंटी पैरेलल होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है, जानते रहेंगे। बाद में आप चारगाफ रूल भी इसको देखते हैं, ध्यान देंगे। बैकबोन पूछा जाता है, बैकबोन जो बनाता है पूरा का पूरा ढांचा शुगर फास्फेट शुगर चेन बनाती है, और इसमें जो नाइट्रोजन बेस होता है जस्ट प्रोजेक्टिंग होता है, आपको दिखाएंगे ऐसे करके ये बैकबोन बन रहा है, इसी से ऐसे ऐसे नाइट्रोजन बेस परपेंडिकुलर ऐसे इनसाइड लिख रहे होते हैं स्टैंड। आगे देखेंगे यहाँ पे लिखा है मोर या लेस परपेंडिकुलर, नाइट्रोजन बेस प्रोजेक्टेड जो होता है बेटा इनसाइड रहेगा, ध्यान देंगे, परपेंडिकुलर टू दिस बैकवर्ड बट फेस इनसाइड। ए एंड जी स्टैंड कंपल्सरी बेस पेयर विद TN, ए और डी मतलब ए जुड़ेगा बेटा यहाँ से T से, और C से जुड़ रहा है G से, कंप्लीमेंट्री बोल रहे हैं रिस्पेक्टिवली, ये जुड़ते हैं। चलें आगे बता रहे हैं बेटा इनका कैसे मॉडल आया था, इसके बारे में क्वेश्चन आपको यहीं पे मैं करा दे रहा हूँ फटाक से। ये पूरी कहानी देखें, वाटसन क्रिक ने जो बेटा डीएनए लिया था वो बी डीएनए था, कौन सा बी डीएनए से। अगर देखा जाए बी डीएनए में ये पूरा ऐसे ऐसे एक चेन अगर 5' से 3' है, ये देखिए 5' इधर 3' है, दूसरा उसके एंटी पैरेलल होगा 3' से 5' की तरफ, ध्यान देंगे। इतनी बीच की दूरी एक काट के ऐसे जूम करके दिखाया उन्होंने कि कैसे एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बीच की कहानी कैसे होते हैं। आप देखें न्यूक्लियोटाइड के अंदर बेटा ये शुगर आ रहा है, आपको सबको दिख रहा है शुगर है, ये बेस और नाइट्रोजन बेस है, बेस शुगर, और ये यहाँ पे जस्ट फास्फेट। यही तीनों चीजें जब जुड़ जाती है इसी को न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, और बना हुआ है पूरा का न्यूक्लिक एसिड पॉलीन्यूक्लियोटाइड से, ये ध्यान देंगे। चलिए इसी चीज को हमको पूरा पढ़ाना है बेटा। एक पिच की लंबाई पूछा जाता है, यहाँ से अगर देखिए और यहाँ से, दिस इज द 1 पिच, यही है 1 हेलिक्स, 1 पिच बोलते हैं इसी को, ओवर 1 हेलिक्स बोलते हैं, ध्यान देंगे। इनकी जो बीच की दूरी होता है डीएनए का, ये जानते रहेंगे है 34 एंगस्ट्रॉम,
ये एंगस्ट्राम में हमने बोला बेटा 34 एंगस्ट्राम में है, या इसी को हम लिख सकते हैं 3.4 नैनोमीटर में। तो नैनोमीटर में रहेगा तो एक पॉइंट पहले और ज़्यादा ध्यान देगा, 10 से डिवाइड कर देते हैं नैनोमीटर होता है। ये वन पिच या वन हेलिक्स के बीच की दूरी पूछे, ये ध्यान दें, इसके बीच की दूरी कोई पूछे वन हेलिक्स में कितना पाया गया है यहाँ पे बेस पेयर, तो आपको जानते रहेंगे 10 बेस पेयर फाउंड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बेटा, ध्यान देना है। यहाँ इसके बीच 10 बेस पेयर है और 2 ऐसे ऐसे कर जानते रहेंगे, 1 हुआ, 2 3 4 5 ऐसे है, फिर 6 है, मान लो 7 है, 8 है, 9 है, 10 ऐसे 10 पाए गए हैं इसके वन हेलिक्स में। बीच की दूरी इतना है। कोई क्वेश्चन पूछे 2 बेस पेयर की बीच की दूरी, तो आपको मारना है बेटा 34 वहाँ था, यहाँ हो जाएगा 3.4 एंगस्ट्राम में। नैनोमीटर में हो जाएगा फिर 10 से डिवाइड 0.34 नैनोमीटर। हमारे ख्याल से एक ही यूनिट याद करना, हमने एंगस्ट्राम रटा है। पिच की लंबाई एंगस्ट्राम पूछे तो आप मारना 34 एंगस्ट्राम मारना। ये पिच या हेलिक्स की दूरी मारना बेटा, ये ध्यान देना कंप्लीट। और बिटवीन 2 बेस पेयर, 2 बेस पेयर की बीच की दूरी पूछे तो ये मारना 3.4। और ये डायमीटर जो होता है जानते रहेंगे 20 एंगस्ट्राम होता है बी डीएनए में डायमीटर, ये ध्यान देना है मेरे भाई लोग, ये ध्यान देना है। और वाटसन क्रिक ने जो डीएनए लिया था बेटा वो बी डीएनए था, और बी डीएनए जो होता है दिस इज राइट हैंडेड होता है मेरे भाई, राइट हैंडेड होगा। और एक पूरा का पूरा पिच के जो बीच के पाया गया है दूरी 34 एंगस्ट्राम में, ध्यान देना बेटा, और 10 बेस पेयर इसमें है। चलें, ये पूरी कहानी हमने आपको वीडियो में दिखा दिया, पूरा डायग्राम। आगे इन्होंने पूरा कहानी का कुछ पार्ट यहाँ दे रखा है, उस कहानी का कुछ पार्ट हम जस्ट आपको रिवाइज करा दे रहे हैं। यहाँ जरा देखें, हाइड्रोजन बॉन्ड 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए गए, ए हमने जो बताया जी और सी के बीच पाया जाता है। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड ऊपर हमने पढ़ा दिया है। स्टेयर केस हेलिकल होता है, डीएनए पूरा जानते रहेंगे। और जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ता है ईच एसेंट पे ये घुमाव जो होता है 36 डिग्री ये पूछा जाता है, ऊपर चढ़ते जाते हैं तब। आगे देखिए जब फुल टर्न हेलिकल स्ट्रैंड होता है इन्वॉल्व 10 बेस पेयर, ये ध्यान दीजिए। एक फुल टर्न का मतलब एक पिच, एक हेलिक्स के बीच 10 बेस पेयर पाए गए भाई मेरे, ध्यान देंगे। पीछे डायग्राम हमें बता दें, द पिच वुड बी, यहाँ जानते रहेंगे 34 एंगस्ट्राम पिच की लंबाई है। पर बेस पेयर पूछा जाए बेटा दूरी 3.4 एंगस्ट्राम मारेंगे, ध्यान देंगे। एवं मेंशन जो फीचर था बेटा ये बी डीएनए था, हमने जैसा कि आपको बताया। हाई क्लासेस में हम और भी अल्फाबेट ABCDE डीएनए और एक लास्ट में जेड डीएनए पढ़ते हैं, तो जेड डीएनए में जानते रहेंगे। बस 1-2 बातें, एंड्रू वैंग लेनेडरी जो खोजा था इसमें 12 बेस पेयर पाए जाते हैं, 12 बेस पेयर पर हेलिक्स पाए जाते हैं बेटा, ये ध्यान देंगे। और ये होता है लेफ्ट हैंडेड, ये है, इतना जानना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। बस 2 ही डीएनए पूछे जाते हैं। चलें आगे चलते हैं बेटा। डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मेटाबॉलिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म जानना है बेटा। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में देखिए अक्सर बदलता रहता है कोई चीज, इसी को बोलते हैं टर्नओवर। वन ऑफ दी जानते रहेंगे बायोमॉलिक्यूल चेंज हो जाए दूसरे में, दैट इज कॉल्ड टर्नओवर, ध्यान देंगे। और नंबर अगर कर दें इसका कितना देर में हो रहा है तब उसे टर्नओवर नंबर बोल देते हैं। मेटाबॉलिज्म ऑल केमिकल रिएक्शन फाउंड इनसाइड लिविंग बॉडी, जितनी केमिकल रिएक्शन पाई जाती है दैट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में। बहुत दूर दूर यहाँ लाइन काम किए, ध्यान देंगे, फालतू लाइन हम नहीं दिखाएंगे। इसी तरह से हमारी बॉडी में ढेर सारे बेटा एंजाइमेटिक रिएक्शन होते हैं, दैट्स वाई हमारी बॉडी में जो एंजाइम होता है कैटलाइज रिएक्शन करता है, इसलिए जानते रहेंगे। जैसे हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैटलिस्ट पढ़ते रिएक्शन के वेग को बढ़ा देता है, उसी तरह से ऑल एंजाइम्स आर आल्सो एक्ट एज ए बायो कैटलिस्ट, तो बायो कैटलिस्ट की तरह एंजाइम भी काम करता है भाई मेरे, ये जानते रहेंगे। और जितने प्रोटीन होते हैं ऑल प्रोटीन मैक्सिमम आर, ये देखिए लिखा है द प्रोटीन्स व्हिच आर कैटलिस्ट पावर कॉल्ड एज एंजाइम। इसका मतलब ऑल एंजाइम, मोस्टली एंजाइम जो है प्रोटीन के ही फॉर्म होते हैं, ध्यान देंगे। एक्सेप्शन राइबोजाइम रहेगा, ध्यान देंगे। आगे चलते हैं भाई मेरे, मेटाबॉलिज्म पे आते हैं बेटा। मेटाबॉलिज्म बेसिस फॉर लिविंग, देखिए बेटा मेटाबॉलिज्म मतलब लिविंग रिएक्शन के अंदर जो केमिकल रिएक्शन चलती है, ऑल केमिकल रिएक्शन का नाम मेटाबॉलिज्म है। और ये मेटाबॉलिज्म के अंदर 2 रिएक्शन है, एक का नाम कैटाबॉलिक है, दूसरे का नाम एनाबॉलिक है, ध्यान देंगे बेटा। चलें, कोई चीज अगर कट जाए, ब्रेक डाउन हो, कटे तो उसके कैटाबॉलिक, कोई चीज बने तो उसका नाम ये होता है एनाबॉलिक। देखिए कोई चीज बन रहा है एनाबॉलिक, किसका मतलब है बायोसिनेटिक फेज। कोई चीज ब्रेक डाउन होगा, कटेगा, देखिए डिग्रेडेशन मतलब टूट रहा है, कोई चीज ब्रेक, डिग्रेडेशन हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ब्रेक डाउन होगा तो नाम कैटाबॉलिक होगा। यही चीज ऊपर इन्होंने बता रखा है, इसी डिफिनेशन ऊपर। मेटाबॉलिक पाथवे कैन लीड टू मोर कॉम्प्लेक्स, अगर मान लो सिंपल से कोई कॉम्प्लेक्स बन रहा है, आगे देखिए मोर कॉम्प्लेक्स इससे फ्रॉम ए सिंपल, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बन रहा है, कोई चीज बन रहा है ना, इसका मतलब वो चीज आपका बनने वाली जो बात है एनाबॉलिक है, ध्यान देंगे। और आगे फिर देखिए बेटा अगला ओ आर लीड टू ए सिंपलर स्ट्रक्चर फ्रॉम ए कॉम्प्लेक्स से सिंपल बना तो कॉम्प्लेक्स टूट रहा है, इसको बोल रहे हैं जैसे कि ये एग्जांपल ग्लूकोज
becomes lactis in our skeletal muscle. The farmer जो बन रहा है ऊपर आप देखें मोर कॉम्प्लेक्स बन रहा है सिंपल से, मतलब सिंपल वाला बना रहा है मोर कॉम्प्लेक्स, इसलिए बायोसिंथेटिक। पहली वाली बात जो है बन रहा है तो एनाबोलिक है, बायोसिंथेटिक नाम है। दूसरा जो कट रहा है टूट रहा है दैट इज कैटाबोलिक है। तो बनेगा तो सिंथेसिस होगा, जानते रहेंगे इसी का नाम होगा एनाबोलिक, और कट जाएगा से काट डालो उसको, बड़ा कंपाउंड छोटे छोटे टुकड़ों में काट डालो तो उसका नाम कैटाबोलिक हो गया। चलें, इस तरह से ये पूरी कहानी आपको हमने दिखाया। एक और चीज आपको बता दें बेटा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, कोई चीज जानते रहेंगे हमारी बॉडी में कोई भी वर्क हो रहा है, मैकेनिकल वर्क जो भी परफॉर्म करते हैं, एटीपी चाहिए, उस एटीपी का नाम होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि पूरा का पूरा एनर्जी पैकेट है, एनर्जी करेंसी बोलते हैं। ध्यान देंगे भाई मेरे। आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं पूरी कहानी में और देखिए हम आपको एक दो चीजें लिविंग स्टेट पे आते हैं। लिविंग स्टेट जो हम लोग का होता है बेटा, इंसान के अंदर आपसे पूछा जाता है ये लिविंग स्टेट है क्या। सबसे पहला क्वेश्चन, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट एबल टू परफॉर्म वर्क। हम लोग जो होते हैं, जो लिविंग स्टेट है हमारा, इक्विलिब्रियम है या नॉन इक्विलिब्रियम, यही क्वेश्चन आता है। तो ये है नॉन इक्विलिब्रियम, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। क्योंकि हम लोग जिंदा है, कंटिन्यूअस हमारे अंदर काम चलता रहता है बॉडी में, इसलिए हम लोग नॉन इक्विलिब्रियम। चूंकि फिजिक्स का फंडा कहता है कुछ इक्विलिब्रियम में है देन वर्क डन जीरो, लेकिन हम लोग जीरो कहाँ है, सोए हैं तब भी तो काम हो रहा है, इसलिए हमारी बॉडी यहाँ पे मेन क्वेश्चन का आंसर दिया है। एक दो बातें यहाँ से और है बेटा, लिविंग स्टेट कोई पूछे तो हम लोग को मार देंगे, दैट इज ऊपर आपको जोड़ रहा हूँ, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट होता है हम लोग की बॉडी, क्योंकि कोई वजह पूछे हमेशा वर्क करता है। आगे देखिए कुछ कंसंट्रेशन ब्लड में, देखिए बेटा ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हेल्दी पर्सन में 4.2 से यहाँ पे 6.1 मिलीमोल पर लीटर दे रखा है बेटा। ये चीज आपको डाटा बस रटना है, ध्यान देंगे। ग्लूकोज का पहले के डाटा अगर देखें, पुराना डाटा 4.5 से 5 या मिलीमोल पर दे रखा था पर लीटर, बट नया डाटा है 4.2 से 6.1 मिलीमोल पर लीटर। जबकि हार्मोन जो पाया जाता है बहुत कम, नैनोग्राम पर एमएल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हार्मोन हमारी बॉडी में बहुत ट्रेस अमाउंट में होता है। ट्रेस अमाउंट का मतलब कोई पूछे बेटा नैनोग्राम, बहुत कम नैनोग्राम में पाया गया है। देखो नैनोग्राम पर एमएल पाया गया है, ध्यान देना है। इस तरह से दो ही क्वेश्चन बनेंगे, ये भी पैराग्राम हुआ है, खत्म। लास्ट हेडिंग पर हम लोग बच्चों आ चुके हैं, दैट इज कॉल्ड एंजाइम। तो एंजाइम बेटा फटाफट हमको बताएं। ऑल एंजाइम्स आर, मोस्टली जो हम बता चुके हैं, ऑल एंजाइम्स आर व्हाट भाई, प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम। देखिए ऑल एंजाइम, ऑलमोस्ट लिखा ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, लेकिन जा रहे हैं एक्सेप्शन, मोस्टली ऑल एंजाइम जो है आर प्रोटीन, लेकिन किसको छोड़ के, एक्सेप्ट, मैं बोल रहा हूं सिवाय, एक्सेप्ट राइबोजाइम। आगे दे भी रखा है जस्ट राइबोजाइम के बारे में, यहाँ पे हम अभी लाइन दिखा दे रहे हैं लिख के। चलिए बेटा, ये राइबोसोम होता है जो यहाँ दे रखा है, दीज आर कॉल्ड राइबोजाइम। द सम न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड बिहेव करता है एंजाइम तरह, बट ये एंजाइम की तरह कर रहा है, बट ये प्रोटीन से बना नहीं है। राइबोजाइम जो है न्यूक्लिक एसिड है। और न्यूक्लिक एसिड कोई पूछे डीएनए आरएनए, तो ये है बेटा आरएनए 23, यस आरएनए है, ये ध्यान देंगे, बहुत धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो न्यूक्लिक एसिड का फॉर्म है ये राइबोजाइम 23 आरएनए, ये ध्यान देंगे। ऑल एंजाइम जो है, मोस्टली सभी एंजाइम प्रोटीन है, और एंजाइम एक्ट एज ए बायोकैटलिस्ट बेटा, ध्यान देंगे। लेकिन एक्सेप्शन है राइबोजाइम प्रोटीन का बना नहीं, नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम में, ध्यान देंगे बेटा। जैसे प्रोटीन की स्ट्रक्चर होता है प्राइमरी सेकेंडरी, उसी तरह से एंजाइम भी देख रहे हैं स्ट्रक्चर शो करता है, ध्यान देंगे। जैसे प्रोटीन की कहानी थी, अब यहाँ पूरा तो नहीं, यहाँ इन्होंने दे रखा है एंजाइम के भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्सरी है, ऊपर प्राइमरी भी दिया है, ध्यान देंगे। इस तरह से आप टर्सरी जानते हैं बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म, जब ये एंजाइम हमारे अंदर बैकबोन की तरह से, अगर मान लो ये प्रोटीन है बेटा, फोल्ड होता है क्रिस क्रॉस मैनर में, ऐसा फोल्ड होगा, कुछ गड्ढा बना देगा, पॉकेट बना देगा, ऐसा फोल्ड हो रहा, कुछ पॉकेट बन गया। जो गड्ढा पॉकेट है उसका नाम एक्टिव साइट बोलेंगे, जहां पे बेटा कोई सबस्ट्रेट आके जुड़ेगा बेटा, ध्यान देंगे। एंजाइम एक चीज और बता दे रहा हूं आपको बच्चों, एंजाइम जो होता है बेटा स्पेसिफिक इन नेचर होता है। स्पेसिफिक बहुत धड़ल्ले से पूछता जाता है। जैसे एक हार्मोन होता है स्पेसिफिक काम करता है, ग्रोथ बढ़ाएगा, पिट्यूटरी कुछ और काम करेगा, उसी तरह से इसके जो होते हैं, जैसे एक स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक वर्क करेगा। माल्टेज है तो माल्टोज तोड़ेगा, सुक्रोज तो तोड़ेगा नहीं, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक नेचर। एक्ट एज पर्टिकुलर टेम्परेचर पीएचपी एंजाइम काम करते हैं, ध्यान देंगे बेटा। कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं बेटा जो कि हायर टेम्परेचर पे भी काम करते हैं, यहाँ दे रखा है इन्होंने, देखिए जैसे देखिए बहुत हाई टेम्परेचर पे भी काम करते हैं, 80-90 डिग्री सेल्सियस में भी। इसका नाम है एक एंजाइम को, जैसे टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज सब लोग को पता होगा, थर्मस एक्वेटिकस से निकलता है बैक्टीरिया से, ये है हाईली स्टेबल होता है। टैग पॉलीमरेज हाई टेम्परेचर भी काम करता है, बट बहुत से एंजाइम देखिए यहाँ पे इनकी इफेक्टिविटी गड़बड़ा गया है। अगर ये 40 डिग्री के ऊपर बता रहे हैं जाता है, तो ये बोल रहा है आपकी बुक में डैमेज, बट आपको पहले डैमेज नहीं माना, पहले मानना अगर हाई टेम्परेचर हो रहा है, थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो डी नेचर मानना है, हाई टेम्परेचर एंजाइम गेट डी नेचर।
ये था कुछ जनरल फीचर एंजाइम के बारे में बेटा। कुछ केमिकल रिएक्शन यहाँ दिया है जो कि बकवास है, बस इस बकवास में आपको ये ध्यान देना है। जैसे बुक से क्वेश्चन है, ये क्या है भैया, ये इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है, जैसे ऊपर ही लिख रखा है इन्होंने, ये कॉल्ड एज द केमिकल रिएक्शन, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन जो है इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन दिया है। बेरियम सल्फेट ये है, कोई कार्बन नहीं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। आगे देखेंगे बेटा, ऑर्गेनिक रिएक्शन अगर पूछा जाए तो ऑर्गेनिक रिएक्शन स्टार्च का जैसे हाइड्रोलिसिस हो जाए, ये हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल है, ये ध्यान देंगे। आगे फिर इन्होंने बताया रेट, व्हाट इज रेट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम जो प्रोडक्ट बनता है इज कॉल्ड एज द रेट ऑफ रिएक्शन, जो हम बोलते हैं इसी रेट ऑफ रिएक्शन को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, भी ध्यान देंगे। ये केमिस्ट्री के केमिकल काइनेटिक के पार्ट है, कितना तेजी से प्रोडक्ट बन रहा है पर यूनिट टाइम, जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन गचा वहां पे हो रहा है बेटा, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, ये ध्यान देंगे। आगे चलते हैं बेटा पूरी कहानी में। सब बकवास ये लाइन क्यों दे रखे हैं, आखिर ये क्यों तुलना कर रहे हैं, ये सब देखे केमिस्ट्री वाला। अब ये यहां से आएगा कि एंजाइम एक्ट एज ए बायोकैटलिस्ट, तो कितना तेजी से काम करेगा हमारे अंदर। एक रिएक्शन यहाँ पे बेटा भाई लोग देख रखा, देखिए ये रिएक्शन थोड़ा छोटा किया हमने, देखिए बेटा। अब ये बताना चाह रहे हैं एक दो बातें और, प्रत्येक 10 डिग्री बेटा बढ़ाने पे जानते रहेंगे एंजाइम का जो काम करने का तरीका है वो बदल रहा है, ध्यान देंगे। 10 डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं एंजाइम का रेट डबल हो जाएगा, और 10 डिग्री घटा देंगे तो आधा हो जाएगा। ये क्वेश्चन पीछे दिया हुआ है, जस्ट लाइन आपको दिखा दें, हम जस्ट आगे चलें। एक लाइन आपको मिला होगा यहाँ पे, बता दे रहे हैं बेटा, इन्फ्लुएंस बाय टेम्परेचर, रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है फिजिकल केमिकल प्रोसेस से, ये प्रभावित हो रहा है टेम्परेचर जैसे फैक्टर। जैसे देखिए यहाँ पे बेटा रेट डबल हो जा रहा है या हाफ हो जा रहा है प्रत्येक 10 डिग्री पे। ये जनरल रूल जानते रहेंगे, लगभग 10 डिग्री पे बढ़ाने पे ये जानते रहेंगे टेम्परेचर जो होता है अगर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दे डबल हो जाएगा, 10 डिग्री कम हाफ हो जाएगा एंजाइमेटिक रिएक्शन। यहाँ नीचे दे रखा 10 डिग्री में बदलाव करते हैं। तो आगे चलते हैं बेटा, हमारे बॉडी में एक रिएक्शन चलती है, देखें ये है CO2 जुड़ रहा है H2O से, एंजाइम का नाम कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, ये आरबीसी के सरफेस पे ये एंजाइम पाई जा रही है बेटा, ये ध्यान देंगे, बन गया है कार्बोनिक एसिड। जब ये एंजाइम है तो ये रिएक्शन बहुत तेज चलेगी, ये प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रिएक्शन शो कर रहा है, ध्यान देंगे। अगर आपको मैं बताऊं इसी में ये पूरा लाइन यही जोड़ रहा हूं मैं, एक रिएक्शन और लिखूं मैं, एक रिएक्शन ऊपर लिख रहा हूं बेटा। ये रिएक्शन देखिए CO2 है प्लस H2O है, और यहाँ पे भी बन रहा है H2CO3। ये रिएक्शन अगर पहली वाली देखिए ये बिना एंजाइम का है, ये मैं यहाँ लिख दूं, ये विदाउट एंजाइम हो रहा है पहली रिएक्शन जो हमने ऊपर लिखा है। ये क्यों लिखा है आखिर बुक में, ये विदाउट एंजाइम है, और ये आपकी बुक की जो रिएक्शन है ये देखिए यहाँ पे एंजाइम है। ये जो सेकंड रिएक्शन है यहाँ देखिए दिस इज प्रेजेंस ऑफ एंजाइम है। ये तुलना कर रहे हैं कि एंजाइम के रहते रिएक्शन बढ़ी कि नहीं, तो आपको यही बता रहे हैं बिना एंजाइम की रिएक्शन अगर हो रही है तो 200 मॉलिक्यूल बन रहे थे यहाँ बाइकार्बोनिक एसिड को 1 घंटे में। ये जो बन रहा है ये 200 मॉलिक्यूल बन रहा है पर हावर। ये देखें जब एंजाइम नहीं था, बट ये जब है यहाँ पे एंजाइम इस बार है सेकंड रिएक्शन में, एंजाइम जो है इस बार प्रेजेंट है, तब ये रिएक्शन बहुत तेजी से चल रही बेटा, और 6 लाख मॉलिक्यूल बन रहे हैं पर सेकेंड। कितना बन रहा है, अब बन रहा है 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड बन रहा है। यही क्वेश्चन है, पहला है बिना एंजाइम के मैंने दिखाया विदाउट एंजाइम, एंजाइम की बिना है तो 200 मॉलिक्यूल पर हावर, और यहाँ देखो पर सेकंड, मतलब इतना तेजी गच यहाँ पे बन रहा है काम। इसका मतलब पहले के कंपेयर में रिएक्शन कितना तेज हुआ, 10 मिलियन टाइम। ये क्वेश्चन आता है, यहाँ मैं दिखा दिया। यहाँ से यहाँ अगर देखा जाए ये रिएक्शन जो हुआ है पहले के कंपेयर में 10 मिलियन टाइम स्पीड बढ़ चुकी है। तो एंजाइम ने क्या किया, जैसे आया रिएक्शन की गति को बढ़ा दिया बेटा, ध्यान देंगे। इस तरह से एंजाइम हमारी बॉडी में बहुत काम अच्छा कर रहा है, तेजी से काम कर रहा है। सभी वेरियस एंजाइमेटिक रिएक्शन जैसे ढेर सारे होते हैं आपकी बॉडी में काम करते हैं। चलें एक दो बातें यहाँ और दे रखा है। मेटाबॉलिक पाथवे क्या है, मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है बेटा, ये लॉन्ग रिएक्शन होता है। अगर कई मल्टीपल स्टेप की रिएक्शन होती है उसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक पाथवे मतलब मल्टीपल स्टेप होना जरूरी है, 1-2 स्टेप नहीं, मल्टीपल स्टेप में कोई रिएक्शन उससे मेटाबॉलिक है। मेटाबॉलिक पाथवे के एग्जांपल जैसे ग्लूकोज टूट जाता है पायरुविक एसिड में, साइकिल का नाम आप जानते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में पूरा 10 स्टेप की रिएक्शन है बेटा, इसलिए कोई पूछे ये दी गई रिएक्शन क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शन है, मेटाबॉलिक पाथवे है। जब ग्लूकोज चेंज इनटू 2 मोल ऑफ पायरुविक एसिड, ये फार्मूला है पायरुविक एसिड का, यहाँ ग्लूकोज को तोड़ा गया है, ध्यान देंगे। आगे चलते हैं बेटा पूरी कहानी देखिए। कभी कभी हमारी बॉडी में बेटा जानते रहेंगे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। स्केलेटल मसल में जानते रहे एनरोबिक प्रोसेस चलने लगता है। एनरोबिक जब कहानी चलती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड बन गया है, और ये लैक्टिक एसिड की वजह से हम लोग को बहुत थकान फील होती है। लैक्टिक एसिड से वी फील
फैटिग मतलब हम लोग को थकान बहुत लगता है बेटा, ये ध्यान देंगे। अक्सर हम लोग कई बार पैदल चल देते, यहाँ पिछुआ ना यहाँ पे ऐसा लगता है सारा पूरा कुछ भरा गया, थुर दिया गया है, वैसे ही लग रहा है, पूरा थकान लग रहा है पूरा, ऐसे करके लैक्टिक एसिड की वजह से थकान फील होता है, भूलेंगे नहीं। बाकी इन ईस्ट वगैरह हम जानते रहेंगे, फर्मेंटेशन पढ़ते हैं, अल्कोहल बन जाता है इथेनॉल, इसे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन देते हैं, चूंकि यहाँ भी एनारोबिक प्रोसेस चलता है, ध्यान देंगे। अगली कहानी आता है हाउ डू एंजाइम वर्क, कैसे आखिर एंजाइम काम करता है, हाउ डू एंजाइम ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैसे काम करता है बेटा आपको दिखाएं। तो एक तो ये जानते रहेंगे एंजाइम के अंदर कुछ गड्ढे होते हैं, उसका नाम एक्टिव साइट, इसको समझने के लिए समझे, मालूम है एक एंजाइम बना दूं ऐसे ही, ये जो गड्ढा बना दिस इज, गड्ढे का नाम होता है ये एक्टिव साइट है बेटा, गड्ढे का नाम क्या है, ये है एक्टिव साइट, तो एक्टिव साइट है। और ये समझे जो गोल छल्ला हमने बनाया दिस इज द एंजाइम, ये एंजाइम है, एंजाइम ऐसे स्ट्रक्चर है, और बाहर से इसी गड्ढों में जुड़ जाता है सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट जब ऐसे गड्ढे में जुड़ेगा, दोनों चबक के ऐसे जुड़ेंगे आपस में, ये फिट हो जाएगा, ईएस कॉम्प्लेक्स बने, कौन सा ईएस कॉम्प्लेक्स बनेगा, जान देंगे। इस तरह से जहां पे ये जुड़े सबस्ट्रेट जहां फिट हो, उस फिट होने की जगह का नाम एक्टिव साइट बोलते हैं, जो गड्ढे की तरह दिख रहा है, वही चीज यहाँ बनाया है। द केमिकल या मेटाबॉलिक कन्वर्जन रिफर टू रिएक्शन, चलो हटाओ, केमिकल विच कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट, ध्यान देंगे क्या है सबस्ट्रेट, ये कुछ भी नहीं, सबस्ट्रेट एक केमिकल है जो कि बेटा एंजाइम अगर यहाँ पे काम कर जाए, कोई एंजाइम इस पे हम यहाँ डाल दे एंजाइम और बाद में प्रोडक्ट बना दे रहे हैं, यस चेंज इनटू पी, वही इन्होंने समझाया है आपकी कहानी। आगे देखिए प्रोटीन आर 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग एक्टिव साइट, एक्टिव साइट का नाम आपको हमने बता दिया है, एक्टिव साइट के जो बेटा नाम है जस्ट समझे, ये पॉकेट गड्ढा जो है वही है यहाँ पे एक्टिव साइट, जिसमें सबस्ट्रेट फिट होता है, ध्यान देंगे। एक्टिव साइट का मतलब जहाँ सबस्ट्रेट फिट हो, जब ई है तो यहाँ यस जुड़ेगा, ईएस कॉम्प्लेक्स, ध्यान दें बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे। आगे जस्ट आएंगे अगली स्लाइड पे हम लोग देखते हैं एक ग्राफ बेटा, और ये ग्राफ आप देखेंगे, पूरा ग्राफ में 2 तरह से आपको क्वेश्चन बनते, लेकिन आपकी बुक में एक ही दिया है, बुक में जो दे रखा है दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस दिखाया है, लेकिन ये प्रोसेस कैसे चलता है इसको हम एक लाइन में अगर निपटाएं तो देखिए सबसे पहले ई जो था जब यस से जुड़ा है बेटा, एक्टिव साइट वहां पे था उससे जुड़ा, जब जाके ये जुड़ता है उस दौरान बना था फॉर्मेशन, हमने बोला ईएस कॉम्प्लेक्स बनने को, ध्यान देंगे। ये ईएस कॉम्प्लेक्स जो बनता है ट्रांजिएंट फेनोमेना है, ये है टेम्पोररी बनता है, ध्यान देंगे, बाद में चूंकि ये टूटेगा तभी जाके प्रोडक्ट बनेगा, ये ट्रांजिशन स्टेट बोला जाता है, चूंकि बहुत थोड़े टाइम के लिए बनेगा, टेम्पोररी स्टेज होता है, बाद में टूट के बना देगा नया प्रोडक्ट। आगे यहाँ लिखा है वेरी सून आफ्टर एक्सपो, ये जस्ट टूटेगा, ब्रेकेज होगा और कुछ नए वहां पे बॉन्ड बनेंगे, तब जाके वहां पे प्रोडक्ट ही आता है। चलते हैं आगे, जस्ट देखें, मैंने यहाँ पे ग्राफ दिखाएंगे, ये ग्राफ 2-3 बार पूछा गया है, दिया गया ग्राफ, केमिस्ट्री की बात किया जाए तो 2 टाइप के होते हैं, एक का नाम एक्सोथर्मिक, दूसरे का नाम एंडोथर्मिक। देखिए बेटा ये ग्राफ जो है, अगर प्रोडक्ट नीचे है, ये है सबस्ट्रेट का लाइन, सबस्ट्रेट से अगर नीचे है, प्रोडक्ट बिलो है, बिलो देन यस, पी मतलब प्रोडक्ट, बिलो देन यस सबस्ट्रेट से नीचे है, देन ट्रिक जान लेंगे, ये है ट्रिक, ये शो करेगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन भैया, एक्सोथर्मिक, सीधे ठोक देना। देखिए बेटा, और ये जो लाइन है आपको दिखाया 2, यहाँ देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ दिखाया गया, अगर ये काम बिना एंजाइम को रहा तो यहाँ देखिए रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए था, एंजाइम की जैसे देखिए बिना एंजाइम काम एनर्जी इतना था, जैसे एंजाइम 2-4 बूंद हमने चुबा दिया, एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम, अब देखिए ये एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया, ये ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा, यहीं से गचाक से यहाँ पे प्रोडक्ट बना दिया। तो बेटा यही क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन यहाँ पे अगर हम हटा दें ABCD लिख दे, ये लाइन हटा दें और यहाँ पे ऐसे लेबलिंग वाला ये रहेगा विथ एंजाइम, और ये जो है जहाँ एनर्जी ज्यादा, विदाउट एंजाइम में रिएक्शन में टाइम ज्यादा लगा, ध्यान देंगे, और प्रोडक्ट यहाँ पे बना है। और पहचानने के लिए देखिए प्रोडक्ट नीचे बने, सबस्ट्रेट ऊपर है, एक्सोथर्मिक, ध्यान देना, पहचानने के लिए इंपॉर्टेंट तरीका बता दिया हमने। इसी तरह से एक ग्राफ आपकी बुक में है नहीं, हमने छोटा सा आपको यहाँ पे बना के दिखा दे रहा हूं, एंडोथर्मिक, समझे बेटा। उसी तरह से जैसे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन हमने यहाँ दिखा दिया, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, जस्ट समझे रिएक्शन इधर प्रोसीड कर रहा है, इधर पोटेंशियल एनर्जी में दिखाऊं कैसे, यहाँ पे मान लो जस्ट हमने सबस्ट्रेट की लाइन जस्ट हमने ले लिया बेटा, सबस्ट्रेट की अगर हमने लाइन ले लिया तो कैसे काम होगा। यहाँ से अगर देखें, ये अगर अलग कलर से दिखाएं, ये यहाँ से अगर देखिए बदले हम, ये ऐसे, यहाँ देखिए विदाउट एंजाइम हुआ और यही रिएक्शन फिर से होगा, ये है, ये यहाँ प्रोडक्ट बना, ये सबस्ट्रेट, ये था ऊपर की रिएक्शन, अगर देखा जाए इतना जो है ऊपर एनर्जी लग रहा था विदाउट, और ये है विथ एंजाइम, इधर कम लगा है। ये जब ऊपर सबस्ट्रेट से ऊपर प्रोडक्ट बन जाए, ये रिएक्शन हो जाएगा, शो करेगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये नोट कर लेंगे, आपके बुक में एक्सोथर्मिक बनाया है तो एंडोथर्मिक भी जानते रहेंगे। पहचानने के लिए एंडोथर्मिक रिएक्शन देखें बेटा, प्रोडक्ट सबस्ट्रेट से ऊपर बनेगा, एंडोथर्मिक है, और ये नीचे चला जाए, ये रिएक्शन दी गई एक्सोथर्मिक है, मन में बसा लेंगे, पहचान लेंगे।
क्वेश्चन अगला, एंजाइम आखिर काम क्या किया? एंजाइम क्या किया है बेटा? ब्रिंग्स डाउन द एनर्जी लेवल। जो पोटेंशियल एनर्जी पहले बिना एंजाइम के ज्यादा लग रही थी उसको एंजाइम ने कम कर दिया। वही लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बाकी लाइन सब हमने आपको बता दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन रहेगा बेटा, ध्यान देंगे। एक और चीज, द डिफरेंस इन एन एवरेज कंटेंट ऑफ सबस्ट्रेट फ्रॉम द ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन। उसमें से अगर घटा दिया जाए जो डिफरेंस आया है वही एक्टिव करने के लिए जो रिक्वायरमेंट हुआ उसका नाम एक्टिवेशन एनर्जी है। एंजाइम इस तरह से बेटा जो डिमांड थी एनर्जी लेवल कम कर दिया। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम कैसे काम करता है बेटा? आपको बहुत इजी है, 4 पार्ट में पूरी कहानी है, यही खत्म करता हूं। सबसे पहले ई जो होगा यस से बाइंड करेगा, देखेंगे, फिर ई एस कॉम्प्लेक्स बनेगा। ई जो है एंजाइम किससे बाइंड हुआ? यस से, ये फर्स्ट स्टेप है ई एस। और क्या बना यहाँ? ई एस कॉम्प्लेक्स बना है, ध्यान देंगे बेटा, ये सेकंड स्टेप है। फर्स्ट हुआ, सेकंड, ये थर्ड स्टेप और ये फोर्थ स्टेप, यही हमने खत्म कर दिया, एक ही लाइन में खत्म। यही जो कॉम्प्लेक्स बनता है यस कॉम्प्लेक्स, ये ट्रांजिएंट है, ये ट्रांजिशन स्टेट होता है बेटा। ट्रांजिएंट होगा, ये ट्रांजिशन स्टेट शो करता है, और ये टेम्पोररी बनता है। यस कॉम्प्लेक्स जो बनता है टेम्पोररी बनता है, ये ध्यान देंगे, टेम्पोररी बना है। कोई पूछे यस कॉम्प्लेक्स स्टेबल है अनस्टेबल? ये बेटा कॉम्प्लेक्स जो बना है अनस्टेबल है, ये ध्यान देंगे। इतने क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। प्रोडक्ट बन गया है। ईएस बनने के बाद देखें आगे जो बनेगा कंपाउंड जो बनेगा ईपी बनेगा। ध्यान दें बाद में ये प्रोडक्ट जो बना है एंजाइम से अलग होगा, प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, ये एंजाइम बाद में फिर यूज हो जाएगी। तो सबसे पहले ईएस से जुड़ेगा और आपको बताया सबस्ट्रेट कहाँ जुड़ता है? एक्टिव साइट से। भाई मेरे ये आपको मैंने बताया था ये एंजाइम है, इसी एंजाइम से बेटा ये जो सबस्ट्रेट है ये यस है, ऐसे समझे, ये बना लेंगे आप, ये यस है, ये यहाँ पे आके चपक के फिट होगा। ये समझेंगे ऐसा फिट होगा, एकदम टाइटली फिट होता है भैया, इधर उधर थोड़ा बहुत, इसीलिए वेरिएबिलिटी, इसकी जो दीवार फ्लेक्सिबल होता है, कहीं न कहीं ये चीज़ जाके एकदम मस्त होके अड़स जाता है। समझें कोई भी चीज़ होगा यहाँ पे थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो बैलेंस हो जाता है, समझे रहेंगे। ऐसा होगा कि एकदम टाइटली फिट होगा तभी तो काम होगा, समझे करो। यहाँ देखिए हो गया। तो ई यस में दोनों चीज हुआ, ये एक्टिव साइड से आके जुड़ गया, जुड़ने के बाद इसका नाम ई एस कॉम्प्लेक्स है। इसी के अंदर बॉन्ड ब्रेक वगैरह होगा बाद में, तभी तो प्रोडक्ट नया चीज आएगा, कुछ टूटेगा तभी तो जुड़ेगा। तो ये प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट बाद में इधर अलग हो जाएगा और एंजाइम फिर से काम करने में व्यस्त हो जाएगी। चलें ये पूरी कहानी आपके बुक में यहाँ पे 4 स्टेप में इन्होंने दिखाया है। ये चारों स्टेप हमने खत्म किया एक लाइन में। वही ई एस से जुड़ा है बेटा, बाइंड हुआ है, देखेंगे खूब अच्छे से चपक के मोर टाइटली यहाँ पे फिट हो गया। देखेंगे आगे, देखेंगे अच्छे से फिट होने के बाद देखें केमिकल बॉन्ड जो हुआ है इनके बीच कुछ बाद में ई और पी प्रोडक्ट बने, ध्यान देंगे। और बाद में ये प्रोडक्ट जो होगा रिएक्शन से बनने के बाद ये प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा। एंजाइम जो है रिलीज करेगा प्रोडक्ट को रिलीज कर दिया और बाद में यही एंजाइम फिर से बाइंड करने के लिए अलग से सबस्ट्रेट से तैयार रहेगा। ये चारों स्टेप मैंने पीछे ही दिखा दिया, वही मेन था, रटेंगे नहीं। ई एस से जुड़ा ई एस के बाद ये सेकंड है, इस बार ईपी के बाद एंजाइम अलग प्रोडक्ट अलग। एंजाइम काम हुआ, लात मार के भगा दिया, चल भैया चलते किनारे, चल इधर चल। आगे आते बेटा लास्ट हेडिंग पे, फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। कौन से फैक्टर जो एंजाइम की एक्टिविटी को हटाते बढ़ाते, ध्यान देंगे। कुल मिला के यहाँ पे 3-4 फैक्टर दिए हैं बेटा, आपको देखना है फटाफट। सबसे पहले देखेंगे बेटा टेम्परेचर पीएच का क्या फर्क है। नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर पीएच जो होगा यहाँ पे देखें, जनरली फंक्शन इन ए नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच, मतलब कम रेंज जो होता है उस पर ये जनरली काम कर रहा है। ईच एंजाइम से हाईएस्ट एक्टिवेटेड पर्टिकुलर टेम्परेचर, कुछ टेम्परेचर पर्टिकुलर और कुछ पीएच होंगे जिसपे ये बहुत मैक्सिमम काम करता है, उसे ऑप्टिमम बोलते हैं। ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम मतलब आदर्श टेम्परेचर, आदर्श पीएच उसके लिए एकदम मस्त काम करो, उस पर ये मैक्सिमम काम करेगा। लेकिन अगर बेटा एंजाइम के लिए उतना अच्छा टेम्परेचर पीएच नहीं दिया आपने तो ये देखिए एक्टिविटी डिक्लाइन कर जाएगा, बोथ बिलो एंड एबव। लो टेम्परेचर प्रिजर्व्स द एंजाइम इन टेम्पोरली इनएक्टिव, लो टेम्परेचर पे ये इनएक्टिव होगा, ध्यान दें। हाई टेम्परेचर पे अगर क्वेश्चन पूछे, ये पूछा जाता है, एक्टिविटी जो होगा डिस्ट्रॉय ना मारना, डीनेचर्ड होगा। एंजाइम हाई टेम्परेचर पे टिक कर लेना, डीनेचर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, डीनेचर्ड होगा हाई टेम्परेचर में। लेकिन लो पे इनएक्टिव हो गया है बेटा, ध्यान देंगे क्वेश्चन आता है। इसका मतलब पर्टिकुलर टेम्परेचर पीएच पे ही एंजाइम अच्छा काम करता है, बाकी दूसरा हमने बता दी स्पेसिफिक नेचर होता है। ग्राफ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 ग्राफ इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग बेटा। टेम्परेचर के ग्राफ और पीएच के ग्राफ एकदम एक जैसे है। एंजाइम का एक्शन इस एक्सिस पे दिखाया गया है, जैसे जैसे पीएच देखिए ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, ऊपर देखिए एंजाइम की एक्टिविटी पहले ऊपर बढ़ रही है, इधर ये बढ़ रही है, इंक्रीज हुआ है, जैसे जैसे पीएच बढ़ा इंक्रीज हुआ, होते होते यहाँ पे मैक्सिमम हुआ। और ज्यादा अगर पीएच बढ़ाओगे एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज यहाँ पे हो रही है, इधर की
साइड डिक्रीज हो रहा है। उसी तरह से यहाँ पे शुरू में बढ़ेगा, कोई क्वेश्चन पूछे शुरू में टेम्परेचर बढ़ाओगे बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते यहाँ मैक्सिमम हुआ, इस पॉइंट में मैक्सिमम काम कर रहा है। अक्सर लगभग 40-42 के आसपास मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे होता है, यहाँ पे मैक्सिमम एक्टिविटी आती है। इसके ऊपर आप ले गए तो ये एंजाइम की एक्टिविटी यहाँ से हो रही है डिक्रीज। तो टेम्परेचर पीएच के ग्राफ लगभग बेटा एक ही तरह से पहले बढ़ रहा है मैक्सिमम, देन घटा देना। और लास्ट में आते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ये भी सबस्ट्रेट क्या अगला हेडिंग है, बट यही बता रहा हूं मैं, सबस्ट्रेट जैसे जैसे बढ़ाते ये है सबस्ट्रेट, अगर हम बढ़ाते गए, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन शुरू में देख रहे हैं ये गचागच ऊपर जा रहा है, होते होते यहाँ पे ये मैक्सिमम हुआ, ये नीचे आया क्या, नीचे नहीं आएगा, ध्यान दें, ये हो गया कांस्टेंट। मैक्सिमम वेलोसिटी हुआ, लेकिन इसके बाद ये हो गया है कांस्टेंट, यहाँ पे नीचे नहीं जाएगा। और सब में ग्राफ में नीचे आया, लेकिन यहाँ नीचे नहीं। यही फायदा है बेटा, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। सबस्ट्रेट बढ़ाते रहेंगे, शुरू में बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम कर देना, इसका मतलब बढ़ते बढ़ते ये मैक्सिमम तो हुआ, लेकिन डिक्रीज न कराना। क्यों नहीं डिक्रीज हुआ? बिकॉज ऑल दी, क्यों इसके ऊपर नहीं बढ़ाया डिक्रीज? बिकॉज द ऑल एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम जो था ऑक्युपाइड हो गया, सबस्ट्रेट ने उसको घेर लिया है, एंजाइम आप बढ़ा नहीं रहे हो, एक चीज बढ़ा रहे हो, इस वजह से ये चीज आगे आके कांस्टेंट हो गया। ध्यान देंगे। चलें अगली कहानी, इन्होंने जो थ्योरी हमने बोला है यहाँ पे दे रखा है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की पूरी कहानी। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के बारे में देख रहे, दे रखा है बेटा, अगर बढ़ाते जाएं एंजाइमेटिक रिएक्शन पहले देखेंगे, राइज हुआ है, बढ़ा हुआ है, बढ़ते बढ़ते ये मैक्सिमम वेलोसिटी हुआ, मैक्सिमम के बाद अब आगे देखिए फर्दर कंसंट्रेशन बढ़ाते गो, ये जो है कि बढ़ेगा नहीं, ये जस्ट एकदम कांस्टेंट हो चुका है। तो वजह आपको बताएंगे, बिकॉज देयर इज नो फ्री मॉलिक्यूल बाइंड विद द एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, कोई है ही नहीं जगह, ध्यान दें, क्योंकि एक्टिव साइट सभी के सभी एंजाइम इंगेज हो गए। चलें कुछ और फैक्टर होते हैं, जैसे आपने तीन चीजें देख लिया, टेम्परेचर हो गया आपका, उसके बाद पीएच, और ये आपने देखा फिर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। कुछ इनहिबिटर होते हैं, अगला फैक्टर बेटा इनहिबिटर। कुछ इनहिबिटर ऐसे होते हैं जो केमिकल ऑफ एंजाइम एक्शन जो है उसको एक्टिविटी रोक देते हैं, ऐसे सब्सटेंस के नाम इनहिबिटर होते हैं। ध्यान देंगे। चलिए बेटा 2-3 तरह से ये काम करते हैं, आपकी बुक में एक ही तरह से दे रखा है, हम 3 तरह से पढ़ाते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंड एक होता है एलोस्टेरिक इनहिबिटर। देखिए बेटा अगला है यहाँ पे लाइन, पहला लाइन दे रखा है कॉम्पिटिटिव, व्हेन इनहिबिटर क्लोजली रिमेल, जब इनहिबिटर सबस्ट्रेट की तरह होलिया एकदम बना, एकदम उसी तरह से होलिया बना लेगा, ऐसे में इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। इसमें समझो कि ये भूल जाता है, ये है समझो कि एंजाइम, ये समझो कि भैया लाल है एंजाइम, ये हमने बोला ये एंजाइम है, और ये सबस्ट्रेट बेटा, ये सबस्ट्रेट यहां से जुड़ने वाला था, सबस्ट्रेट कायदे से ये जुड़ता, कॉम्पिटिटिव क्या होता है, देखिए सबस्ट्रेट जुड़ना चाहिए था, लेकिन बगल में एक इसी की तरह ये होलिया एकदम हूबहू ये बना रखा है इनहिबिटर आई। होता क्या है बेटा, इनहिबिटर का काम ही रोकना। तो आप देखिए सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन ऐसे निकालेंगे, इनहिबिटर शकल किसकी तरह बनाया, सबस्ट्रेट। इनहिबिटर अगर देखें, ये इनहिबिटर जो शकल अपना बनाया है बेटा सबस्ट्रेट की तरह मैच कर गया, जुड़ना इनको चाहिए तो सबस्ट्रेट, लेकिन ये कहेगा ना ना ना, हम भी भैया हमको भी चाहिए, तो ये जाके यहाँ पे जुड़ेगा। इस वजह से कुछ तो एक्शन हुआ, लेकिन पूरी तरह से नहीं हो पाएगा, थोड़ा बहुत लेकिन एक्शन हो जाएगा, नजरों को धोखा हो जाता है। जैसे कुछ ऋषि मुनि वाली कहानी देखो, माता अहिल्याबाई के में वहाँ भगवान इंद्र भेष बजा के रात में पहुँच गए थे, तो माता जी समझ नहीं पाई कि हमारा आदमी है कौन दूसरे के, तो थोड़ा बहुत भैया मना करते करते बहुत काम हो जाता, वही है पूरा कन्फ्यूजिया आ गए। तो इनहिबिटर किससे मैच कर गया, सबस्ट्रेट से, चूंकि होलिया बदल लिया है सेम उसी तरह से, इसलिए कंपटीशन तगड़ा हुआ, इसलिए इसका नाम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हो गया। ध्यान देंगे। इसका एग्जांपल दे रखा बहुत तगड़े से बेटा, इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज बाय मैलोनेट या मैलोनिक एसिड, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का एग्जांपल। ध्यान देंगे। दूसरा है, देखिए बेटा कुछ बैक्टीरियल वगैरह का ग्रोथ हम लोग रोकते हैं पैथोजन का, ये भी है यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का एग्जांपल। चलिए ये हुआ पूरी कहानी खत्म। नॉन कॉम्पिटिटिव में अगर पूछा जाए, आपकी बुक में नहीं दिया है, नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या इनहिबिटर मैच करेगा नहीं मैच करेगा, तो आपको यही बता दे रहा हूँ। नॉन कॉम्पिटिटिव में, तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में बेटा जानते रहेंगे, सबस्ट्रेट इनहिबिटर नॉट मैच, नॉट मैच का मतलब रिजेंबल नहीं करेगा, नॉट रिजेंबल विथ सबस्ट्रेट से ये मैच नहीं करेगा। ध्यान देंगे बेटा। इनहिबिशन ऑफ पोटेशियम, क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज क्वेश्चन आता है बेटा, इनहिबिशन ऑफ साइटो, इसका एग्जांपल कोई पूछे, एग्जांपल में दे रहे इनहिबिशन ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ये चीज रुक जाता है, इनहिबिशन ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज
बाई केसियन, केसियन के द्वारा। ये एग्जांपल है नॉन एरिस्टोरिक का ही नाम फीडबैक होता है बेटा। पीछे से कोई प्रोडक्ट अगर बन चुका है जाके वापस से उस एंजाइमेटिक एक्शन को रोके, दैट इज कॉल्ड एरिस्टोरिक या फीडबैक मैकेनिज्म। नाउ अगला टॉपिक बात है क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। देखा जाए एंजाइम को अपने काम के आधार पर बेटा डिवाइड किया गया है, 6 क्लास में डिवाइड किया गया, 6 क्लासेस में, और सब क्लासेस पूछे 4 से 13। एंजाइम की नेचर देखिए कैसा, उस हिसाब से 6 के नाम यहाँ दे रखे बेटा। पहला ऑक्सीडेटो रिडक्टेज एंड डिहाइड्रोजनेज, आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आना है ऑक्सीडेटो। देखिए ऑक्सीडो रिडक्टेज मतलब एक का होना ऑक्सीडेशन, दूसरे का होना रिडक्शन। ये देखें, या डिहाइड्रोजनेज का मतलब जहां पे H+ गायब हो, H+ गायब होना का मतलब आप जानते हैं कि वहां पे ऑक्सीडेशन होना है, और जुड़ जाए तो वहां पे रिडक्शन। एंजाइम हीट कैटलाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन बिटवीन देखिए सबस्ट्रेट के बीच हो रहा ऑक्सीडेशन। ये देखिए यस एक बार रिड्यूस हुआ है और यस ऑक्सीडाइज हुआ है, यही चीज यहाँ देखें इस बार ऐसी रिएक्शन जहां पे एक ऑक्सीडाइज हो दूसरा रिड्यूस, ऑक्सीडो रिडक्टेज बोलेंगे। ट्रांसफर, कोई एक ग्रुप ट्रांसफर हो जाएगा तो उसको बोलेंगे ट्रांसफरेजेज वाला एंजाइम है। पहले ये जी जुड़ा था यस से, इस बार ये जी को हटा के यस डैश यहाँ पे आके जुड़ गया है जी से। देखिए ये यस डैश यहाँ से जुड़ गया, इस बार यस डैश जुड़ गया, दिस इज ट्रांसफर हुआ ग्रुप, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफरेजेज। अगली लाइन में आते हैं बेटा हाइड्रोलेजेज। हाइड्रोलाइजेस का मतलब आप समझे रहेंगे कि प्रेजेंस ऑफ वाटर की प्रेजेंस में कोई चीज टूटता है, तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस चाहे एस्टर पूछे, पेप्टाइड, चाहे इनके बांड सीसी और ये सब टूटते हैं, तो ऐसे ही एंजाइम का नाम होता है हाइड्रोलेजेज। चाहे कार्बोहाइड्रेट या पानी सुक्रोज टूट जाए तो वही है हाइड्रोलेजेज। लाइजेजेस बेटा आते हैं, लाइजेजेस का मतलब होता है लिसिस, लिसिस कराना, ब्रेक कराना। यहाँ पे देखिए एंजाइम प्रेजेंस में कोई कंपाउंड टूट रहा है, यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोलिसिस हुआ है, सॉरी हाइड्रोलिसिस लीविंग द डबल बॉन्ड यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा अंतर समझाए, एंजाइम दैट कैटलाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम द सबस्ट्रेट बाय द मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस ऑफ। आगे जानते हैं ऊपर जो हाइड्रोलिसिस उससे अलग थोड़ा सा बता रहे हैं, यहाँ पे हो रहा है रिमूवल ऑफ ग्रुप, ग्रुप हट जा रहा है बेटा। यहाँ से देखिए ये ब्रेक हुआ है, एक्स और वाई अलग हुए, एक्स वाई एक साथ आ गए और कार्बन कार्बन के बीच लीव कर दिया एक डबल बॉन्ड, लेकिन हाइड्रोलिसिस जरूरी नहीं थी ये बताने डबल बॉन्ड का। आगे चलते बेटा, ये रिएक्शन पूछी जाती है भैया, देख लेंगे यहाँ से टूट जाए बेटा, ये इसका मतलब ये हाइड्रोलिसिस नहीं मारेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड है। लाइजेजेस पे आएंगे, लाइजेजेस का मतलब है कोई चीज ब्रेक डाउन हो रहा है बेटा, ध्यान दीजिए कई बार के हिट क्वेश्चन है, ये लाइजेजेस का है। ग्रुप ट्रांसफर होगा तो वहां पे ट्रांसफरेजेस। आइसोमरेजेस पे आते बेटा, एक एंजाइम है जो दूसरे के आइसोमर में बदल दे, कन्वर्जन हो जाए, चाहे ऑप्टिकल चाहे ज्योमेट्रिकल चाहे पोजिशनल आइसोमर, दैट इज कॉल्ड एज आइसोमरेजेस। जैसे कि ग्लूकोज 6 फास्फेट चेंज इनटू फ्रक्टोज 6 फास्फेट। ग्लूकोज 6 फास्फेट किसमें, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, वहां पे आप जानते हैं फास्फोफ्रक्टो काइनेज जो वहां पे सॉरी आइसोमरेज काम करता है, आइसोमरेज एंजाइम, तो आइसोमरेजेज वहां पे काम किया। लाइगेज मतलब होता है जोड़ना, जैसे डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज देखिए बेटा जोड़ता है डीएनए के टुकड़े को, इसलिए डीएनए लाइगेज है। बाकी लिंकिंग करता है दो कंपाउंड का बाय विच कैटालाइज ज्वाइनिंग है, चाहे CO बॉन्ड हो, चाहे CS, चाहे CN, चाहे CH बॉन्ड हो। इस तरह से 6 क्लास में एंजाइम के प्रॉपर्टी काम करने का आधार बांटा गया, ध्यान देंगे। लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं बेटा कोफैक्टर। कोफैक्टर के भाई मेरे समझने से पहले आपको एक पॉइंट आपको अलग से बता दे रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा भाई मेरे, अच्छे ध्यान देना बेटा। एक तरह जानते हैं कंप्लीट एंजाइम, कंप्लीट एंजाइम का नाम जो होता है दैट इज कॉल्ड होलो एंजाइम। तो होलो एंजाइम जो होता है, जो कंप्लीट एंजाइम, इसके 2 पार्ट होते हैं बेटा, एक प्रोटीन पार्ट होता है, एक प्रोटीन पार्ट, दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट। तो यहाँ पे जानते रहेंगे होलो एंजाइम 2 पार्ट, प्रोटीन पार्ट का नाम होता है एपो एंजाइम, ये एपो एंजाइम है बेटा, और ये है कोफैक्टर। इस तरह से एक कंप्लीट एंजाइम के अंदर देखें इतने 2 पार्ट है, एपो एंजाइम हुआ है, ये ध्यान देना है हमको, एपो एंजाइम है बेटा, और दूसरा है कोफैक्टर। कोफैक्टर जो है ये है नॉन प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट का नाम होता है कोफैक्टर एंजाइम के अंदर, और एपो एंजाइम दिस इज द प्रोटीन पार्ट। तो प्रोटीन पार्ट जो है ये एपो है, ध्यान देंगे ये प्रोटीन पार्ट का नाम होता है एपो एंजाइम, एंड दिस इज होलो एंजाइम, मतलब होलो मतलब छेद नहीं समझ देना वहां पे, ये है कंप्लीट एंजाइम। कंप्लीट एंजाइम का नाम होता है होल, मतलब वो है ना मत समझ छेद, कंप्लीट एंजाइम का नाम होल एंजाइम। कंप्लीट एंजाइम 2 पार्ट होते हैं, प्रोटीन पार्ट का नाम एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीन नाम कोफैक्टर, और ये कोफैक्टर होते हैं 3 बेटा। आगे देखिए नॉन प्रोटीन पार्ट का नाम यहाँ दिया है कोफैक्टर, और ये कोफैक्टर के यहाँ पे देख रखे 3 पार्ट दे रखा है, तीनों पार्ट का नाम हमको देखना है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम्स एंड मेटल आयन, ये तीनों के बारे में हमको पढ़ना है। क्वेश्चन बहुत धड़ल्ले से पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम कर रहा हूं बेटा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको। चलें आगे एक एक करके देखेंगे, क्योंकि सब के सब हैं तो भैया एंजाइम के अंदर कंप्लीट एंजाइम कुछ प्रोटीन है कुछ नॉन प्रोटीन। देखें यही है, प्रोस्थेटिक ग्रुप में आएंगे बेटा, कैसे कैसे, जैसे एक मार्कर है, इसमें हम मान लो इसका वो लगाएं अच्छे से ढक्कन, अगर चपक के एकदम जुड़ जाए, चपक के अगर फिट हो जाए, आप देखिए वही पूरा कहानी यहाँ दे रखा है। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है बेटा टाइटली बाउंड होगा,
प्रोटीन पार्ट, चूंकि ये प्रोस्टेटिक ग्रुप कोफैक्टर का पार्ट है, नॉन प्रोटीन पार्ट था, तो नॉन प्रोटीन पार्ट जो है टाइटली ज्वाइन हो गया है एपो एंजाइम, मतलब प्रोटीन पार्ट टाइटली जुड़ जाए तो प्रोस्टेटिक ग्रुप। एग्जांपल इसमें पूछे जाते हैं, जैसे कि बेटा यहाँ आप देखिए हिम क्या है, प्रोस्टेटिक ग्रुप है, कई बार का हिट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। तो टाइटली जुड़ जाएगा अगर प्रोटीन पार्ट से तो नॉन प्रोस्टेटिक ग्रुप होगा। आते को एंजाइम क्या है, को एंजाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ध्यान देंगे ये भी ऑर्गेनिक था कंपाउंड, प्रो में ओ लगा है तो ये भी ऑर्गेनिक है, को में ओ लगा तो ये भी ऑर्गेनिक है, ध्यान देंगे। मेटल आयन जो होते हैं इनऑर्गेनिक होंगे, ध्यान देंगे। ये देखिए को एंजाइम क्या होगा, ओनली ट्रांजिएंट, ये लूजली जुड़ा है, एसोसिएशन तो हुआ है, इसका जुड़ाव हुआ है, लेकिन ढक्कन लगा है, ढीला लगा, लुल है थोड़ा सा, ये ढील है। ट्रांजिएंट का मतलब है लूजली बाइंड है, लूजली बाउंड होगा, टाइटली बाउंड होगा, प्रोस्थेटिक लूजली है को एंजाइम, ध्यान देंगे। आगे एग्जांपल पूछता, आखिरी को एंजाइम की एग्जांपल क्या है, कोई एंजाइम सर्व करता है कोफैक्टर, कोफैक्टर के ही तीनों पार्ट पढ़ रहे हैं बेटा। देखिए बेटा यहाँ दे रखा है द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मेनी एंजाइम, जैसे कि आपको देखें यहाँ पे विटामिन, आपको एंजाइम्स आर विटामिन दे रखा है, ये भी है को एंजाइम्स निकोटिनामाइन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। एनएडी पूछे, एनएडीपी कंटेंट विटामिन ए नियासिन जो पाया गया है, ये बेटा जानते हैं एनएडी चाहे पूछे, चाहे आपको एनएडीपी, चाहे विटामिन, ये सब के सब हैं को एंजाइम की एग्जांपल, इंपॉर्टेंट है, को एंजाइम लूजली मार देना बेटा, ध्यान दें। नाउ आते हैं मेटल आयन। मेटल आयन जो होता है बेटा जानते रहेंगे, सबसे पहला हमने बताया मेटल आयन जो है ये एक्टिविटी बढ़ा देता है उस एंजाइमेटिक रिएक्शन के, ध्यान देंगे, और ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़ा रहता है, क्वेश्चन ये आएगा। और ये देखेंगे बेटा मेटल आयन है तो आपको हमने बोला ये इनऑर्गेनिक ही होगा, ये सिंपल सी बात है, लेकिन एक्टिविटी बढ़ा देता है। जैसे कि यहां दे रखा है एग्जांपल में, जिंक होता है कोफैक्टर फॉर द प्रोटियोलिटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस के लिए, ध्यान देंगे। उसी तरह से कुछ और चीजें होती हैं, बहुत धड़ल्ले से बेटा पूछी जाती है। जिंक के अलावा जैसे फेरस होता है, तो फेरस कहां पे काम करता है, फेरस जैसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, कुछ याद होगा एकोनिटेज, इस एंजाइम के लिए मेटल आयन की तरह काम करे, एकोनिटेज हुआ, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज हुआ है, क्रोम ऑक्सीडेज, कैटलेज अगर किसी को याद हो ये भी हमने बताया है, एसीसी, तीन जगह फेरस काम कर रहा है। उसी तरह से काइनेज वगैरह याद करो, वहां पे मैग्नीशियम आयन वगैरह होता है बेटा, बहुत धड़ल्ले से ये भी पूछा जाता है। टायरोसिनेज जो होता है वहां पे कॉपर आयन होता है, वहां पे सीटी करके हम बताते हैं, ये भी आपको पूछा जाता है। टायरोसिनेज में जानते रहेंगे कॉपर जो होता है ये टायरोसिनेज एंजाइम में काम करता है। इसी तरह से एंड सो ऑन, ढेर सारे एग्जांपल होते हैं, हमने कुछ आपको मोस्टली बता दिए जो आने लायक हैं। अगले आते हैं कैटालिटिक एक्टिविटी व्हेन इज लास्ट व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव फ्रॉम द एपो एंजाइम। किसी भी एंजाइम का कैटालिटिक एक्टिविटी, उसका पावर लॉस हो जा रहा है, जैसे देखिए कोफैक्टर को हमने हटा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच टेस्टिफाइज दैट द प्ले ए क्रूशियल रोल इन द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। इसका मतलब कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए बेटा कोफैक्टर होना बहुत जरूरी है, और कोफैक्टर एक तरह से जानते रहेंगे नॉन प्रोटीन पार्ट था, इसलिए पूरे एंजाइम को नाम होलो एंजाइम देंगे। होलो एंजाइम में दो पार्ट है, एक प्रोटीन पार्ट नाम एपो एंजाइम और नॉन प्रोटीन नाम कोफैक्टर। कोफैक्टर का हमने तीन पार्ट पढ़ाया, आपको इंपॉर्टेंट रहेगा, एक का नाम हमने पढ़ाया बेटा अभी जस्ट प्रोस्थेटिक ग्रुप पढ़ाया बेटा, कोएंजाइम एंड मेटल आयन, ये तीनों नाम आपको पढ़ा चुके हैं। इस तरह से बेटा आप जानते हैं किसी भी एक्टिविटी के लिए एंजाइम बोल रहे हैं कोफैक्टर होना जरूरी, अगर कोफैक्टर हटा दिया तो उसकी कैटालिटिक पावर जो होता है वो लॉस्ट हो जाती है। तो फ्रेंड दिस इज ऑल अबाउट पूरा बायोमॉलिक्यूल धड़ल्ले सबने निपटाया है, कार्डियम के एनसीईआरटी प्लस 20 हमने कुछ एक्स्ट्रा डोज दिया है आपके, जिससे अच्छे से क्वेश्चन हो जाए। तो आज के इतना ही, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, गुड लक।